ने पहले भी जो हमारी प्रेजेंटेशन दी थी वो भी बहुत अच्छी थी। वो थी हमारे कोलेस्ट्रॉल पे। अब आज है उनकी प्रेजेंटेशन ब्लड ब्लड प्रेशर पे। अंबर खालिद is a registered dietitian and a certified diabetic educator, currently working with the diabetics education program at Front Community Health Services in Malton. Amber has over 10 years of experience in this field. Amber uses her knowledge and expertise to educate clients in making unique and positive lifestyle change to manage diabetic and prevent and delay complication associated with diabetics. Amber provides patient focused care through one-on-one counseling session to through living with diabetics, pre-diabetics, or those at risk of diabetics. You can contact Amber for any person issue regarding diabetics. Today we will have our session on blood pressure. थैंक यू सो मच कहकशां। तो कहकशां ने ऑलरेडी बताया आज हम लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर पे बात करेंगे, या इन अदर वर्ड्स मैं इसको ऐसे भी रिफ्रेश कर सकती हूँ कि हम आज बात करेंगे ब्लड प्रेशर एंड इट्स मैनेजमेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज नहीं होगी लेकिन ब्लड प्रेशर होगा, कुछ को डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर होगा। अगर तो इसलिए मैं ऐसे कोशिश करूंगी कि उसकी मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करें, पहले हमें पता चले होता क्या है और फिर हम उसकी मैनेजमेंट पे फोकस करें। अच्छा, दूसरा ये है कि डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो या कोलेस्ट्रॉल हो, इनको एक और हम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे अपनी क्लिनिकल नॉलेज लैंग्वेज में, हम बोलते हैं क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन। क्रॉनिक का मतलब होता है जो लंबे अरसे तक रहती है, जो जाती नहीं है, जो एक दफा लग गई तो वो हटेगी नहीं कभी भी। तो ये डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस हैं और इनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। इनको हम कभी ऐसे अपने हाल पे नहीं छोड़ सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि अरे छोड़ो क्या जरूरत है, ये तो चलता रहता है। क्योंकि क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन का प्रॉब्लम क्या होता है कि इनसे आपको कोई टेम्पररी पेन नहीं होगा, बुखार की तरह से जिस्म में कमजोरी नहीं होगी। क्रॉनिक कंडीशंस स्टे इन योर बॉडी, एग्जिस्ट करती रहती हैं और फिर कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि इनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ब्लड प्रेशर मेरा थोड़ा सा हाई होगा, मुझे मोस्ट लाइकली कुछ फील नहीं होगा। ज्यादा हाई होगा तो कुछ लोगों को सर में दर्द, आंखें लाल होना, तबीयत खराब होना, डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स आते हैं। लेकिन अगर मुझे वो भी फील नहीं हो रहे, जो कि पॉसिबिलिटी है, तो जो बड़ा बम ब्लास्ट होता है वो होता है हार्ट प्रॉब्लम्स का या ब्रेन प्रॉब्लम्स का। और मैं जो अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज करूं तो हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पॉसिबल है ये। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि ये क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस कैसे होती हैं, इनको मैनेज कैसे किया जाता है और इनके नॉर्मल लेवल्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन? परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। गेट अ पेन एंड पेपर, सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो और उस वक्त मुझे याद ना रहे तो आई ऑलवेज राइट इट डाउन। अच्छा, तो अगेन टॉपिक वही रखेंगे, ब्लड प्रेशर एंड इट्स मैनेजमेंट और डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ब्लड प्रेशर होता क्या है। सो ब्लड प्रेशर में बेसिकली क्या होता है कि इट्स द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स दैट योर ब्लड पुशेस अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर ब्लड वेसल्स। तो जो हमारे खून की नालियां होती हैं पूरे जिस्म के अंदर, खून जो है ना वो पाइप्स कह लें आप या आर्टरीज हैं, वेन्स, उनकी सूरत में पूरे जिस्म में घूम रहा है। तो उसी के अंदर खून जा रहा होता है, जाहिर सी बात है। तो उसका जो प्रेशर होता है ना उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। वेरी सिंपल वर्ड, जो लफ्ज है वही मतलब है। इसमें दो तरह के नंबर्स आते हैं। जब हमारा ब्लड प्रेशर डॉक्टर चेक करता है
एक होता है ऊपर का नंबर, एक होता है नीचे का नंबर, टॉप नंबर एंड द लोअर नंबर। टॉप वाला जो होता है वो सिस्टोलिक होता है। ये कौन सा प्रेशर होता है, ये हमें बता रहा होता है कि हमारा जो हार्ट है ना, वो जब एकदम ना सिकुड़ता है, जब वो सिकुड़ता है तो खून उसके अंदर से निकल के बाहर आर्टरीज में जाता है अच्छे प्रेशर के साथ। ये वाला कहलाता है टॉप नंबर, सिस्टोलिक नंबर। ये नंबर का जो नॉर्मल है वो होना चाहिए 120 130 के आसपास। जिनको डायबिटीज है उनके लिए 130, जिनको डायबिटीज नहीं है उनको 120। और जब दिल सिकुड़ता है उसके बाद दिल वापस फैलता है, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक नंबर। और इसमें वो रिलैक्स हो रहा है, और फिर जो रिलैक्स होने की वजह से जो हार्ट का प्रेशर है वो ब्लड के अंदर कम हो रहा होता है, क्योंकि अब वो फैल रहा है। तो उस वक्त हमारा जो नॉर्मल होना चाहिए वो होना चाहिए 70 से 80 के दरमियान। तो जिनको डायबिटीज है उनका हम 80 कहते हैं, जिनका डायबिटीज नहीं है उनका हम 70 भी कहते हैं। ठीक है, तो लोअर नंबर हमारा 70 होना चाहिए, यानी हार्ट रिलैक्स हो रहा है। टॉप नंबर या सिस्टोलिक नंबर हमारा जो है वो 130 और 120 के आसपास होना चाहिए, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक नंबर। जब हमारा हार्ट जो है वो सिकुड़ रहा होता है, सिकुड़ता है, फैलता है, तो यही वो दिल की धड़कन होती है, लप ढप लप ढप जो आप लोगों को आवाज आती है। तो मैं दोबारा बता रही हूँ कि जब हार्ट सिकुड़ता है तो दिल प्रेशर बहुत तेजी से खून का निकलता है, इसलिए वो नंबर बड़ा है, वो 130 है, ऊपर का नंबर है। जब रिलैक्स होता है तो खून धीरे से जाता है आर्टरीज के अंदर, वो छोटा नंबर, लोअर नंबर होता है, वो 70 और 80 के आसपास होना चाहिए। जो रिकमेंडेड टारगेट फॉर पीपल विद डायबिटीज है वो 130/80 है, फॉर नॉन डायबिटीज 120/70 है। थोड़ा सा और इसको जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ब्लड प्रेशर हमारे लिए जानना इतना इम्पोर्टेंट है। इसको यहाँ पे क्लिनिकल नॉलेज में एक और वर्ड यूज किया जाता है, हाइपरटेंशन। कभी कभी डॉक्टर बोल भी देता है हाइपरटेंशन की दवा खाते हो नहीं खाते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर का दूसरा नाम हाइपरटेंशन है। अच्छा, ये जानना क्यों जरूरी है, जो मैंने शुरू में थोड़ी सी आपको आउटलाइन बनाई थी, लेकिन यहाँ हमने पूरी स्लाइड बनाई दी है उसकी, कि जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता तो वो जो जो इस डायग्राम में ऑर्गन्स बने हुए हैं उन सब पर अटैक होता है, उन सबको परेशानी होती है। जो और जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज हो और फिर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो, तो उनके अंदर इन डैमेजेस के चांसेस ज्यादा हाई होते हैं। आप लोगों को याद होगा हमारा पिछले से पिछला एक गेस था कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, आई डोंट नो 2-3 दफा पहले का होगा, लेकिन हमने बात जरूर की है कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और मैंने उसमें हेड टू टो पूरा कवर किया था। तो डायबिटीज अगर होगी मुझे और मेरा ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो ये कॉम्प्लिकेशंस अर्लियर आ जाएंगी। अगर मुझे डायबिटीज नहीं है और मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, तब भी इनके चांसेस होने उतने ही हैं, हाई हैं जितने के विद डायबिटीज है। डायबिटीज में थोड़े ज्यादा हाई होते हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है along with diabetes puts your body on the puts added stress on your body, and then it can damage heart, brain, kidneys and eyes. Exactly वही बात अभी हम कर रहे थे। तो अगर मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है समटाइम्स, तो जो हमारी आंखों के पीछे अगेन बहुत ही फाइन आर्टरीज होती है, मैंने पहले भी बताया था कि जब शुगर हाई होती है तो उन आर्टरीज में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो सिरपी ब्लड हो जाता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, आर्टरीज तो वही है, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उधर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ब्रेन में स्ट्रोक आ सकता है बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। आर्टरीज के अंदर डैमेज होता है जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, यहाँ भी स्क्लेरोसिस ऑफ द आर्टरीज, जिसमें वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, खराब होने लगती है, क्योंकि खून बहुत तेजी से गुजर रहा होता है, एक्सर्ट ज्यादा कर रहा होता है प्रेशर, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर, क्योंकि हमारी किडनी के अंदर भी बहुत ही नाजुक सिस्टम बना हुआ है अंदर पूरा। हाई ब्लड प्रेशर की मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत एकदम कोई इमीडिएट साइंस नहीं होती हैं, और ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा और आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको डायबिटीज है तो हमेशा अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। अगेन यहाँ हम बार बार इस प्रेजेंटेशन में रिलेट करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे भी बता रही हूँ, अगर डायबिटीज नहीं है और कोई और क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है, ऑलवेज गेट योर ब्लड प्रेशर चेक एवरी टाइम यू विजिट योर डॉक्टर। समटाइम्स डॉक्टर्स भूल जाते हैं, आप उनको याद दिला देंगे भाई मेरा ब्लड प्रेशर भी चेक कर लो। जो शॉपर्स ड्रग मार्ट में होते हैं वो भी बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि एवरी टाइम आप ब्लड प्रेशर चेक करें, रिलैक्स होके बैठें, कोशिश करके टेक लगा लें,
और फिर उसके बाद जब आपका हाथ, जरूरी नहीं है वो हार्ट के लेवल पर हो, वो पुराना एविडेंस था, लेकिन हाँ उसको आराम से आप टेबल पे रखें। उनका सिस्टम ही ऐसा होता है कि टेबल पे रखना पड़ता है। पाँव हमेशा सीधा होना चाहिए जमीन के ऊपर जब आप ब्लड प्रेशर चेक करें, क्रॉस में ना करें, और पंजों के बल ना हो पाँव आपके, जो कि अक्सर लोगों को आदत होती है, उनको आइडिया नहीं होता पर वो ऐसे बैठे हुए होते हैं। आपने बिल्कुल फ्लैट फीट ऑन द ग्राउंड, सिट रिलैक्स, हैंड कैन बी ऑन द हार्ट लेवल और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ऑब्वियसली सेटिंग ऐसी, और फिर रिलैक्स होके बटन दबाइए और फिर अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, दैट विल बी योर ट्रू ब्लड प्रेशर रीडिंग। एक और चीज अक्सर डॉक्टर की क्लिनिक से ही निकली है, जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी, कि जब आप घर में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो आपका नंबर नॉर्मल आता है, लेकिन जब आप क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, हेल्थ सेंटर में जाके चेक कराते हैं तो वहां पे हाई आ जाता है। इसको बोलते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम, और ये बिल्कुल लॉजिकल एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम है कि मैं डॉक्टर को, नर्स को देख के नर्वस हो जाती हूँ, मुझे घबराहट होती है, परेशानी होती है, और मेरा ब्लड प्रेशर पता नहीं क्यों एकदम ज्यादा आने लगता है, हालांकि घर में नॉर्मल था। ये बहुत कॉमन है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा है, आप घर में मॉनिटरिंग करें ब्लड प्रेशर की, उसकी लॉग बना के डॉक्टर के पास लेके जाएं। क्योंकि अगर डॉक्टर के पास 2 दफा मेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा तो उसके पास पूरे रीजंस हैं मुझे गोली स्टार्ट कराने के, और हो सकता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर मुझे इसलिए आ रहा हो कि मैं डॉक्टर की क्लिनिक से या उस माहौल से मुझे घबराहट हो रही थी। ब्लड प्रेशर जो है वो भी आपके शुगर की तरह दिन रात चेंज होता रहता है। तो अगर कभी भी लॉग बनाएं और आप चेक करना चाहते हैं कि क्या मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमेशा एक ही टाइम पर एक ही जगह बैठकर अपनी शुगर चेक करें। ये जो डायग्राम हमने बनाई है, आप ये देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल आराम से टेक लगा के बैठी है। आई डोंट नो आपको नोटिस कर रहे हैं, इनके दोनों पाँव भी, जो घुटने तो मुझे दिख रहे हैं सीधे हैं, एंड आई होप कि इनके पाँव भी जमीन पर बिल्कुल सीधे रखे हुए हैं, एटलीस्ट इन्होंने क्रॉस नहीं किया हुआ। और हाथ जो है वो इनका हार्ट लेवल पर है, इन्होंने कुशन रखा हुआ है, ना भी रखती तब भी ठीक था। और बस सिंपल एक बटन दबाना है और रिलैक्स करके बैठना है। जो नंबर आए उसको लिख लीजिए। आपके डॉक्टर ने कहा है दिन में 2 दफा चेक करो, तो सुबह चेक किया, शाम में चेक किया, लेकिन कोशिश करें ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर एक ही सिचुएशन में चेक करें। कभी भी कॉफी पीने के बाद ब्लड प्रेशर चेक ना करें। कभी भी वॉक करने के बाद आपका सांस फूल रहा है, अनलेस आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप ब्लड प्रेशर चेक करें। लेकिन अगर आप रेगुलर रूटीन मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डोंट चेक योर ब्लड प्रेशर आफ्टर ड्रिंकिंग कॉफी और टी, कैफीन इनटेक के बाद, या एक्सट्रेनियस लेवल एक्सरसाइज के बाद। प्लीज प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि वो फिर आपको रॉन्ग रीडिंग देगा। अनलेस आपकी तबीयत खराब हो रही है, दिल घबरा रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, कोई भी ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो डिफरेंट सिचुएशन है, आपको फिर तो चेक करना ही करना है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के रीजंस क्या होते हैं वो मैंने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं बताया, लेकिन उसका बेसिकली यही रीजन है कि ये हमारे हार्ट का फंक्शन है, और उसमें हार्ट अगर बहुत तेजी से पंप कर रहा है, प्रेशर ज्यादा कर रहा है, दैट्स ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हाई होने के जो मोस्ट ऑफ द टाइम रीजंस होते हैं वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, पोटेशियम सोडियम का बैलेंस ऑफ होता है, किडनी का फंक्शन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। इसलिए मैं उन सबको रिपीट करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। मैंने पर्पसली उसकी स्लाइड्स नहीं रखी हैं। आई डायरेक्टली स्टार्टेड के ब्लड प्रेशर होता क्या है, उसके नॉर्मल नंबर्स क्या हैं, और अगर वो कंट्रोल में ना हो तो उसके नुकसान क्या है। अगर आपको रीजन जानने हैं, इट्स जस्ट गोइंग टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। हाँ, अगर हम चाहें तो इंडिविजुअल 1-on-1 अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको इजीली आराम से एक साथ अकेले बैठ के समझा सकती हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड प्रेशर के रीजंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ तो वही मैंने आपको बता ही दी है। और समटाइम्स ब्लड प्रेशर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अदर क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन। मेरी डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल होगी, मेरी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मुझे स्ट्रेस ज्यादा होगी, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मेरी किडनी सही काम नहीं कर रही है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर हमेशा इस तरह से आ जाता है। और कुछ लोगों की जेनेटिक्स का प्रॉब्लम होता है, उनको पीछे से पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी वजह से उनकी जीन्स में ब्लड प्रेशर है। आपने थोड़ा सा भी स्ट्रेस होगा, आपका ब्लड प्रेशर एकदम शूट आउट होगा। तो ये रीजंस हो सकते हैं, पॉसिबल रीजंस। आ जाते हैं पॉजिटिव बात की तरफ। हाउ वुड यू मैनेज योर ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, लाइक ऑल अदर क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस, वही 4 चीजें हैं। वैसे तो मैं 3 की हमेशा बात करती हूँ, हेल्दी ईटिंग, फिजिकल एक्टिविटी एंड मेडिकेशन, राइट। हम लोग एक ट्राइंगल हमेशा बनाने की बात करते हैं। इसके अंदर इन्होंने मैनेजिंग वेट और स्ट्रेस को भी ऐड करवाया है।
और स्ट्रेस इसलिए क्योंकि वो उसका रीजन हो सकता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। ओवरवेट होना कभी भी अच्छा नहीं है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डेफिनेटली इट्स अ बिग रीजन। फिजिकल एक्टिविटी इलाज नहीं है ब्लड प्रेशर का, लेकिन इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। फिजिकल एक्टिविटी से हम डी स्ट्रेस होते हैं। आई डोंट नो हमने कभी इस बात पे बात करी है पहले, लेकिन जब भी आपको स्ट्रेस हो, कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन हो, अक्सर डॉक्टर साइकेट्रिस्ट आपको हमेशा कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी डज वंडर्स। गो फॉर अ वॉक। एवरी टाइम यू गो फॉर अ गुड वॉक 30 मिनट्स, नॉट ओनली कि आपकी ब्रीदिंग अच्छी होती है, आप ताजा हवा में सांस लेते हो, आपको व्यू अच्छा लग रहा है, आपकी जो बॉडी है वो सेरोटोनिन रिलीज करती है विच इज अ हैप्पी हार्मोन, और वो आपको रिलैक्स होने में मदद देता है। सो स्ट्रेस नीचे आ रही है, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है। व्हेन आई डू फिजिकल एक्टिविटी विच इज गुड एरोबिक एक्सरसाइज 20 to 30 minutes daily, मेरा ब्लड सर्कुलेशन improves होता है and that helps my heart to work less harder, तो जिसकी वजह से वो रिलैक्स होगा और मेरा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, प्रेशर नॉर्मल में आएगा। तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं इंडिविजुअली, सबको बारी बारी अभी हम देखते हैं। ओ हाँ, फोर्थ चीज थी मेडिकेशंस। मेडिकेशंस ब्लड प्रेशर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर एक दफा प्रेस्क्राइब हो गई है मेडिकेशन, प्लीज डू टेक देम रेगुलरली। ब्लड प्रेशर की दवा बुखार की दवा नहीं है कि आज बुखार चढ़ा है तो मुझे खाना है, कल नहीं था तो कल नहीं खाऊंगी, आज ब्लड प्रेशर हाई है तो खाऊंगी, कल नॉर्मल हो जाएगा तो नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर इज गोइंग ऑन द लोअर साइड, डिस्कस दैट विद योर फैमिली डॉक्टर। वो स्ट्रेंथ कम कर देगा या जो भी है, लेकिन ऑलवेज डिस्कस विद योर फैमिली डॉक्टर अबाउट द चेंज इन मेडिकेशन, बट डू नॉट एडजस्ट बाय योरसेल्फ। नो सेल्फ एडजस्टमेंट इन द मेडिकेशन फॉर एनी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन। हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग की जब हम बात करते हैं, उस्मा यू हैव अ क्वेश्चन। जी अम्बर, सो मेरी आंटी जरीना, वो 2 टैबलेट्स ले रही थी ब्लड प्रेशर की कई सालों से। अब जब हम उन्हें स्पेशलिस्ट के लेके गए उनकी किडनी के लिए, तो उन्होंने कहा कि इसको 50% रिड्यूस कर दो, इट्स नॉट गुड फॉर किडनी। फिर उसके बाद जब हार्ट स्पेशलिस्ट के गए तो उसने कहा इसको मजीद 50% रिड्यूस कर दो। तो नाउ शी इज टेकिंग जस्ट 1/4 जितना वो पहले ले रही थी उसका। हाँ, क्वार्टर ऑफ द डोज। या हाँ, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर, शुक्र है, टचवुड बिल्कुल ठीक है। तो वो मैं बड़ी हैरान हुई हूँ, क्योंकि किडनी स्पेशलिस्ट ने कहा दिस मेडिसिन इज नॉट गुड फॉर हर किडनी, और हम मॉनिटर करते जा रहे हैं उनका ब्लड प्रेशर सुबह शाम रेगुलरली। और फिर हार्ट स्पेशलिस्ट ने कहा कि इन मेडिसिन से हार्ट रेट स्लो होता है। तो मेरे ख्याल में जो भी डॉक्टर देता है वो जरूर, अगर कोई और उनको कंडीशन है तो उससे चेक जरूर करा लें, क्योंकि मुझे इस चीज का नहीं पता था। रिसेंटली मुझे पता चला। आंटी की जो डाइट है, वो आंटी की जो एक्सरसाइज है, उसका हम खास ख्याल रख रहे हैं, ताकि ब्लड प्रेशर जो है उस पर हम नजर रख रहे हैं कि ये ना हो कि वो शूट अप कर जाए। और हाँ, कभी कभी लगता है कि ज्यादा है, तो फिर वो डॉक्टर ने कहा कि फिर आप थोड़ी सी आधी और ले लें। परफेक्ट। ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है उस्मा, और सब के लिए ये एप्लीकेबल है, क्योंकि नॉट नेसेसरली के जो जरीना आंटी के केस था वो हम सबका केस होगा, लेकिन इट्स अ वेरी परफेक्ट लर्निंग कर्व फॉर ऑल ऑफ अस कि डॉक्टर की एडवाइस को मानना है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो किडनी प्रोटेक्शन करती हैं और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती हैं, और इनके केस में वो दवा उल्टा किडनी को डैमेज कर रही थी। ऐसा नहीं होता कि वही दवा मैं भी खा लूंगी तो मेरी किडनी सही रहेगी या मेरी किडनी का मसला है। प्लीज नेवर एक्सचेंज एंड नेवर सेल्फ डायग्नोज एंड सेल्फ मॉडिफाई। इस सिचुएशन में आई थिंक लिसनिंग टू द डॉक्टर एंड जस्ट फॉलो देयर एडवाइस। क्योंकि मैं एक फ्रेंकली स्पीकिंग एक बात बताऊं कि अगर जैसे जरीना मेरी अपॉइंटमेंट में भी आती हैं और हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, तो एज अ डाइटिशियन आई विल नॉट एडजस्ट हर मेडिकेशन, क्योंकि ये उनकी ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन है एंड स्पेशलिस्ट आर कंट्रोलिंग इट। जो हेल्थ केयर टीम होती है ना, उसमें भी लेवल्स होते हैं, तो अगर डॉक्टर ने एक चीज डिसाइड कर दी है ना, तो बाकी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स उसको फॉलो करेंगे। डॉक्टर के ऊपर आ जाता है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट अगर कुछ डिसाइड करेगा तो देन डॉक्टर फॉलो दैट लीड।
तो ये एक समझ लें कमांड ऑफ चेन होती है, और उसमें हम सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। और ऑब्वियसली पेशेंट इज द मेन बॉस ऑफ एवरीथिंग, बट पेशेंट इज नॉट सपोज टू चेंज द मेडिकेशन। फॉलो तो हमें करना है ना, आखिर को उनकी इतनी नॉलेज है, उनका इतना एक्सपीरियंस है, हमें उसको लेके चलना है। तो दवाइयों का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस। अब जो हेल्दी ईटिंग पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पर एक डाइट है हमारे पास, जिसको हमने दिया हुआ है डैश डाइट। डैश डाइट का जो ये जो एब्रिविएशन है, ये है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, कि हम क्या डाइटरी अप्रोच यूज करेंगे ब्लड प्रेशर को स्टॉप करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। आई लाइक द वर्ड कंट्रोल, आई डोंट लाइक द वर्ड स्टॉप, क्योंकि हाइपरटेंशन बेसिकली बीमारी का नाम है ना, तो उन्होंने कहा कि हाइपरटेंशन को स्टॉप करने के लिए। अब हम लोग इसके लिए क्या क्या करेंगे, इस डाइट में क्या क्या खास बातें हैं, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगी। लेकिन जो इसका मेन थीम है ना इस डाइट का, वो क्या करता है कि वो आपके हाई ब्लड प्रेशर को हमारा प्रिवेंट करता है या उसको ट्रीट करने में हमारी मदद करता है। इस डाइट की खास बात यह है कि ये आपकी डाइट के अंदर जो एक्स्ट्रा सोडियम होता है उसको नीचे लाती है, और जो सोडियम है ना वो बेसिकली कॉज करता है हाई ब्लड प्रेशर। तो सोडियम लेवल हम कम करेंगे। और दूसरी जो चीज ये डाइट इनकरेज करती है, हमें डिफरेंट टाइप के फूड्स खिलाती है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिनसे हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आता है, यानी कि पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये जो पोटेशियम ऊपर जाएगा, कैल्शियम नीचे जाएगा, मैग्नीशियम ऊपर जाएगा और सोडियम नीचे आएगा। ये बैलेंस हमें चाहिए अपने बॉडी के अंदर, अपने खाने पीने के अंदर, तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है फैक्ट। आप लोग कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि सोडियम किस में होता है, तो वो कम खाना है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है और दूध में होता है। तो ये अगर हमारी डाइट में खाना में ज्यादा है यानी वैरायटी है, ऑटोमेटिकली वी आर हेल्पिंग अवर बॉडी। एक और चीज जो डैश डाइट हेल्प करती है, वो इसके जो दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स इन्होंने हेल्प करती है, वो ये है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की बीमारी में हेल्प करती है, कैंसर, हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक एंड डायबिटीज। तो डैश डाइट कोई बहुत दुनिया से निराली डाइट नहीं है। डैश डाइट के अंदर जो भी चीजें हैं वो हमारे लिए एक्चुअली हेल्प ही कर रही हैं। और वो क्या है डाइट? इट इज एक्चुअली दिस डाइट, जो कि अभी नेक्स्ट स्लाइड है, लेकिन मैं छोटा सा सोडियम की स्लाइड ऐड हुई है यहाँ पर, तो मैं इसको कवर करके देन आई गो टू द डैश डाइट। डैश डाइट के अंदर सोडियम रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो जो स्टैंडर्ड डैश डाइट होती है उसके अंदर आपका जो सोडियम पर डे है, वो ये नंबर्स हैं, आप याद रखें ना रखें, मगर मैं आपको सिंपल लफ्जों में बता दूं कि ये बिल्कुल 23,000 मिलीग्राम सोडियम बहुत कम सोडियम है। ये वो सोडियम है जो हम खाने में नमक डालते हैं ना, अगर आप एक वक्त के खाने में 1 चम्मच नमक डालते हैं और वो आप 6 या 8 लोग खाते हैं उस खाने को, तो ये वो वाला नमक है। तो कम से कम नमक डाला जाए, लेकिन सिर्फ खाना पकाने में इस्तेमाल हो, ये वो वाली है स्टैंडर्ड डैश डाइट। जब हम लोअर सोडियम डैश डाइट पे जाते हैं, वो और 1500 मिलीग्राम सोडियम पर डे पर आ जाती है। ये सॉल्ट का एक क्वांटिटी नहीं लिखी हुई है, 1500 मिलीग्राम सोडियम की। तो वो है जब हम खानों के अंदर वो जो नमक था ना, जो पहले हम नॉर्मल स्टैंडर्ड नमक 1 चम्मच डालते थे, हमने वो भी कम कर दिया है। ये उस वक्त होता है जब बहुत सीवियर सिचुएशन, हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं, हम उनको लो सोडियम डैश डाइट पे लेके जाते हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड डैश डाइट इज मोस्टली रिकमेंडेड। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डैश डाइट होता क्या है। सो डैश डाइट बहुत ज्यादा सिमिलर है कैनेडाज फूड गाइड से। कैनेडाज फूड गाइड में और डैश डाइट में दोनों में हमारा सबसे मेन फोकस क्या होता है? सब्जियां। सब्जियां आपकी प्लेट में आधी होनी चाहिए। और यहाँ पर ये हमेशा इनहेंस करते हैं डैश डाइट में, अगेन वही जो कनाडा फूड गाइड भी कहता है, कनाडाज फूड गाइड, डिफरेंट कलर की वेजिटेबल्स हों, फ्रूट हों। दूसरा जो इनकी खास बात है डैश डाइट की, वो कहते हैं होल ग्रेन्स, और प्रोटीन जो है ना वो होने चाहिए आपके नट्स, सीड्स, बीन्स, लीन ये तो है ही है, लेकिन नट्स और सीड्स को देखें इन्होंने सबसे पहले लिखा है। जब मैं आप लोगों को इससे पहले प्रोटीन्स पढ़ाती हो रही थी, तो मैं हमेशा कहती थी मीट, फिश, पोल्ट्री एंड लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स, इस तरह मैं बात करती थी। डैश डाइट में उन्होंने प्रोटीन चॉइसेस जब शुरू की, उन्होंने नट्स एंड सीड से स्टार्ट किया है, देन दे मूव टू बीन्स, प्लांट प्रोटीन, फिर लीन कट ऑफ मीट्स पर गए, फिर व्हाइट मीट पर पोल्ट्री, फिश, और उसके बाद लो फैट डेयरी पर आए लोग। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है, सब्जियां ज्यादा, फल हो,
होल ग्रेन हो, प्रोटीन्स हो, वो भी पहले सब्जियों की सोर्स है। बादाम, पिस्ते, नट्स क्या है, सब्जियों से आ रहा है ना। सीड्स क्या है, बीन्स। फिर उसके बाद नॉन वेज सोर्सेस की तरफ जाना है, लेकिन नॉन वेज में भी उन्होंने कहा है लो फैट, यानी लीन कट मीट्स, पोल्ट्री, फिश और लो फैट डेयरी। डैश डाइट के अंदर दे एम्फेसाइज, और इन्होंने बहुत ज्यादा इस बात की ताकीद की है कि खानों में भी और हर जो फूड सोर्सेज आ रही हैं वो लो इन सैचुरेटेड फैट हो, यानी कि उसमें कोई एक्स्ट्रा फैट ना हो। और जब मैं एक्स्ट्रा फैट की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ खाना पकाने के तेल घी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि अगर हम पोल्ट्री यूज कर रहे हैं, चिकन यूज कर रहे हैं, तो उसकी स्किन ना हो, फिश की स्किन ना हो। मीट यूज कर रहे हैं तो कोई विजिबल फैट ना हो उसके ऊपर। तो ये बहुत फोकस्ड उन्होंने रखा है कि सैचुरेटेड फैट्स ना हो। शुगर एंड सॉल्ट को भी इन्होंने लिमिटेड करवाया है। वही बात है कि सॉल्ट सिर्फ पकाने में इस्तेमाल होगा, इसके अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। मीनिंग कि जो हम टेबल पे रखने की हमारी आदत है और फिर छिड़क छिड़क के खाना है, दैट अवॉइड ऑल द एडेड सॉल्ट। कनाडा's फूड गाइड जो है वो हम पहले बात कर चुके हैं। वो बात करती है हेल्दी प्लेट पर, वो कहती है आधी प्लेट सब्जियां और फ्रूट की, फिर क्वार्टर होल ग्रेन स्टार्चेस आने चाहिए, और फिर हमारा प्रोटीन होना चाहिए। डैश डाइट जो है वो प्लेट से ज्यादा हमें इंसिस्ट करती है कि आपके इतने खाने की सर्विंग्स रोज आपके खानों में होनी चाहिए। एक दिन में हर फूड ग्रुप की इतनी सर्टेन नंबर ऑफ सर्विंग्स होनी चाहिए। जैसे डैश डाइट कहती है कि सब्जियों की कम से कम 4 से 5 सर्विंग्स पर डे होनी चाहिए। ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अदर देन नट्स एंड सीड्स के, यहाँ पे जो सेकंड वाला कॉलम है मेरा, मेरा कर्सर, इसके अलावा सब जो है ना, और फिश के अलावा, फिश और इसके अलावा बाकी सब जो है वो पर डे की हैं। तो जैसे वेजिटेबल्स हैं, एक दिन में 4 से 5 होनी चाहिए। फ्रूट्स 4 से 5 सर्विंग्स एवरी डे। इट्स अ लॉट ऑफ फ्रूट विच इज फाइन। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आप दिन में 4 से 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट खा सकते हैं। ग्रेन्स एंड स्टार्चेस, राइस हो, रोटी हो, सीरियल है, आप 7 से 8 सर्विंग्स ले सकते हैं। दूध की या दूध से बनी हुई चीजों की, अगेन लो फैट या नो फैट, दूध या दही ही आ गया इसके अंदर, 2 से 3 सर्विंग्स पर डे। गोश्त हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिश हो गया, इनकी जो सर्विंग्स हैं वो बेसिकली इन्होंने कहा है कि 2 सर्विंग या लेस एक दिन में होनी चाहिए। नट्स, सीड्स एंड ड्राई बीन्स 4 से 5 सर्विंग पर वीक। फिश एंड ऑयल 2 to 3 सर्विंग। तो जब मैं डायबिटीज में बात करती थी तो मैं प्रोटीन आपको एवरी डे हर खाने में ऐड करवाती थी। यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आपके खानों में सब्जियां और फल और ये जो ग्रेन्स हैं ये ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि उनको विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, याद है हम इसकी बात कर रहे थे, ये उसको ऐड करने की वजह से आप पे फोकस कर रहे हैं कि गोश्त की एक सर्विंग होनी चाहिए, उसमें पोटेशियम होता है। दूध की सर्विंग्स होनी चाहिए, उसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम भी होता है दूध में। और फिर हम जो मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और फल खाएंगे ना, उनमें से हमें सारे मिनरल्स मिलेंगे। और मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन सब में बहुत कम चांसेस होता है कि सोडियम मौजूद हो। सोडियम कहाँ मौजूद होता है? कैंड फूड में, सॉसेस में, कॉन्डिमेंट्स में। जब पुराने जमाने में गोश्त को या चीजों को आपको प्रिजर्व करना होता था, अचार बनाना होता था, तो हम उसमें बहुत सारा नमक और तेल लगाया करते थे। तो जितने भी ये पिकल्स हो गए और प्रिजर्वेटिव्स हो गए, सॉसेस हो गए, टोमेटो केचप क्या है, हमने टमाटर को प्रिजर्व कर लिया इतना सारा चीनी डाल के, और उसको फिर पकाते भी हैं हीट के साथ और दूसरी चीजों के साथ हम उसे प्रिजर्व कर रहे हैं। कैंड टोमेटोज हो गए, तो कोशिश ये करें कि उनको जितना अवॉइड कर सकते हैं करें, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा सोडियम। एक और चीज जो हमारी डाइट में एक्स्ट्रा सोडियम है, जो कि मुझे पता है कोई यूज नहीं करता मगर फिर भी कुछ लोग यूज करते हैं, छोटे वाले जो नॉर के क्यूब्स होते हैं। हाँ, जो नॉर के क्यूब्स होते हैं ना, कुछ लोग उसको कनौर पढ़ते हैं, कुछ नॉर पढ़ते हैं। वो वाले क्यूब्स जो हैं, दे आर वेरी वेरी हाई इन सोडियम। उसके एक क्यूब के अंदर 600 मिलीग्राम सोडियम मौजूद होता है। आई थिंक उससे ज्यादा होता होगा, सर्विंग में होता है, मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको देख के पढ़ के बता देती। तो इट्स अ वेरी हाई इन सोडियम। तो जितने भी कैंड आइटम्स हैं, ऐसे छोटे ये चीजें हैं, या फिर जो बाहर के ब्रॉथ्स मिलते हैं, वो सब वेरी हाई इन सोडियम, प्लीज अवॉइड देम। फैट्स एंड ऑयल तो 2 to 3 सर्विंग्स पर डे है, ये जो कि एक हेल्दी रूटीन है। अब आ जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी पे। इससे बिफोर मूविंग ऑन, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है अबाउट डाइट,
तो वो मुझसे आप लोग अभी पूछ सकते हैं। जी गीता। हाँ, मुझे कहना है कि मैंने अभी अभी पढ़ा जो यू हैव टू टेक वाटर every 2 hours for the diabetes to lower your pressure. डायबिटीज के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए? Blood pressure, blood pressure. ब्लड प्रेशर के लिए ये रिकमेंडेशन नहीं है कि हर 2 घंटे पे बात करें। दर्शन मत्ता जी, मुझे पता चल गया आपका हाथ है, मैं आपसे अभी Dehydration and urination and diabetes. All these three, actually because of dehydration, people get low blood pressure. So blood pressure. control it. Because of dehydration, people get high blood pressure. And to lower it, you have to drink water. Exactly, but रिकमेंडेशन ये नहीं है कि 2 घंटे बाद पानी पिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कॉन्सेप्ट सही है, रिकमेंडेशन रॉन्ग है। कि हमारी रिकमेंडेशन ये नहीं है, किसी और की हो सकती है कि हर 2 घंटे पे पानी पियो, मगर हाँ, डिहाइड्रेशन कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर, सो ट्राई टू ड्रिंक वाटर। वो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया था ना कि कैफीन लेने के बाद आप ब्लड प्रेशर कभी चेक ना करें, दैट इज रिलेटेड टू दैट, क्योंकि कैफीन इज अ डायूरेटिक। कैफीन आपके सेल्स के अंदर से इंटरसेल्युलर फ्लूइड जो है वो निकाल रही होती है। आप लोगों को आइडिया हो ना हो, लेकिन कॉफी पीने के बाद यूरिनेशन होता है, आपको बाथरूम जाने की जरूरत पड़ती है बिना पानी पिए, क्योंकि हमारे जिस्म का पानी लेके जा रही होती है। ऐसी सिचुएशन में मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करूंगी, वेरी हाई चांसेस कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई आएगा। तो ये रिलेशनशिप है। पर आप पानी पिए, जितना चाहे पीना है, हर 2 घंटे बाद पिए, 3 घंटे बाद पिए, दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। जी मुत्ता जी, आप अनम्यूट करके सवाल करें। वो जो सर्विंग है वो उसका मेजरमेंट क्या होगा, 1 कप और हाफ कप? बहुत अच्छा सवाल है। मैं सोच रही थी कि कोई पूछे तो मैं बताऊं या मैं खुद से बता दूं। लेकिन नहीं, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, और लोगों का भला हो गया क्योंकि मैं तो आगे भाग गई थी। तो चलें आज सर्विंग्स पे बात करते हैं। थैंक्स टू दर्शन मुत्ता जी। Same was my question. थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। नहीं तो लिसा, अगर 4-5 सर्विंग होंगी तो हमारा पेट तो सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट से भर जाएगा और खाने की जरूरत ही नहीं है। खाने में, हाँ आंटी बिल्कुल सही बात है, लेकिन दिन में 24 घंटे होते हैं, जिनमें से नहीं, 5 घंटे रात को तो कोई खाता ही नहीं है। हाँ ना, 8 घंटे सोते हैं ना, तो बाकी तो बच गए कितने, 16 घंटे। 16 घंटे में हम 3 खाने खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। अभी मैं आपको समझाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। चले आते हैं, इसी पेज पे वापस आ गई मैं। अच्छा, वेजिटेबल्स की 4 या 5 सर्विंग। एक सर्विंग जो है ना, पकी हुई सब्जी की आधी कटोरी, तो आधी कटोरी 1 सर्विंग हो गई। अगर आपने भिंडी पकाई है आज और आपने उसकी आधी कटोरी ली, और अगर आपको भिंडी बहुत पसंद आ गई और आपने 1 कटोरी ली, आप उसको आराम से 1-1.5 रोटी के साथ खाएंगी, आपकी 2 सर्विंग्स पूरी हो गई। ठीक है। अच्छा, कच्ची सब्जी अगर मैं यूज कर रही हूँ तो वो 1 कटोरी है। आधी कटोरी 1 कटोरी का फर्क इस तरह से समझ लें आप लोग। 1 कटोरी 1 सर्विंग कच्ची सब्जी की, आधी कटोरी 1 सर्विंग पकी हुई सब्जी की। लंच में अगर आपने सब्जी ली 1 कटोरी पकी हुई सब्जी, आधी कटोरी आपने दाल ली, तो वो हमारी मीट की भी 1 सर्विंग हो गई। अच्छा, अगर आपने डिनर के अंदर जो है वो सलाद खा ली 1 कटोरी, और साथ में एक थोड़ा सा आपने आधी कटोरी गोभी पकी हुई खा ली और थोड़ी दाल ले ली, आपकी सर्विंग्स हो गई। यही टोटल 4 सर्विंग्स हो गई वेजिटेबल्स की, सिर्फ लंच और डिनर में। अगर बीच में जो है वो आप फ्रूट्स खा लेते हैं, वो आपके फ्रूट्स हो जाएंगे। फ्रूट की सर्विंग क्या होती है, 1 एप्पल, 1 पेयर, 1 पीच, जो नॉर्मल ऑरेंज, जो हमारे हाथ की मुट्ठी बंद के साइज के होते हैं। अरे तो सामने पड़े थे, ये पीच हो गया, एप्पल हो गया, ये सारी जो है ये 1 सर्विंग्स है। ऑरेंज हो गया, ये 1 सर्विंग है। ठीक है। अगर कट फ्रूट्स है लाइक वाटरमेलन, मेलन, 1 कटोरी जो काट के आपने लिया वो 1 सर्विंग हो गई है। स्ट्रॉबेरी 1 कटोरी, ब्लूबेरी 1 कटोरी, वो आपकी 1 सर्विंग हो गई है। केला जो है वो डायबिटीज में आधा केला 1 सर्विंग है, यहाँ पर आप 1 केला पूरा भी खा लीजिए, वो 2 1 सर्विंग, आपको जो काउंट करना है कर लें। लेकिन इस तरह से 4 या 5 सर्विंग फ्रूट की बनती है, जो मिड मील्स में आप खा सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं। ग्रेन्स की सर्विंग्स बहुत आसान है, खासतौर पे हम साउथ एशियंस के लिए, क्योंकि आधी कटोरी चावल 1 सर्विंग, और ये डायबिटीज की नहीं मैं बता रही, मैं जनरल बता रही हूँ।
जैसे जो मुत्ता अंकल का क्वेश्चन था, आधी कटोरी चावल 1 सर्विंग, चेंज की 1 रोटी 1 सर्विंग, 1 ब्रेड स्लाइस 1 सर्विंग, आधा कटोरी ओटमील पका हुआ 1 सर्विंग, 1 कटोरी कोल्ड सीरियल लाइक कॉर्नफ्लेक्स, चेरियोस 1 सर्विंग। तो एक्चुअली वो भी 2 सर्विंग्स होती है, आधा कटोरी होती है वो। तो ये जो सीरियल्स है ये हमारे बहुत थोड़ा सा हम खाते हैं और हमारी सर्विंग ऐड हो जाती है। तो सीरियल्स हो गए, रोटी हो गई, चावल हो गया, कोशिश ये करें कि हर खाने में 2 सर्विंग्स तक रखें। और बीच में अगर कोई हमने 1-2 क्रैकर्स खा लिए, बिस्किट खा लिया, कुकी खा ली, तो हमारे पूरी 8 सर्विंग्स हो जाएंगी। लेकिन कोशिश इसको इस तरह करना है कि सुबह में 1 या 2 ब्रेड स्लाइस या 1 कटोरी ओटमील 2 सर्विंग्स हो गई। फिर हमने लंच में 1 कटोरी चावल 2 सर्विंग्स, रात में हमने 2 रोटियां खाई, 1 कटोरी चावल हमारी 2 सर्विंग्स हो गई। सो ये तकरीबन 5 से 7 6 सर्विंग तो हमारी इजीली हो जाती हैं, 2-2-2। 7वीं उसमें गैप में रखें क्योंकि समटाइम्स आधी रोटी ज्यादा खा ली, थोड़ा चावल ज्यादा खा लिया। डेयरी बहुत आसान है, 1 कप दूध 1 सर्विंग, 3/4 कप दही 1 सर्विंग, सादा दही, ठीक है ना। अच्छा, जो नट्स हैं, सीड्स हैं, ड्राई बीन्स वगैरह हैं, जैसे जो हम ऐसे खुला खाते हैं, आधा क्वार्टर कटोरी इज 1 सर्विंग, ठीक है। और 4-5 सर्विंग्स पर डे है। मैं आपको उनको बहुत कॉन्फिडेंस से रिकमेंड कर रही हूँ, आप रोज अगर क्वार्टर नट्स खा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें मैं भूल गई थी, सॉल्टेड नट्स नहीं खाने। जो हमें बहुत शौक है कि जी नमकीन पिस्ताचियो या नमकीन पीनट्स आते हैं हमारे घरों में, रोस्टेड एंड सॉल्टेड। रोस्टेड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्टेड का प्रॉब्लम है, वो नहीं लेने। लीन कट्स ऑफ मीट द साइज ऑफ माई पाम, अगर चिकन है या फिश है वो 1 सर्विंग है। अगर मीट है, मटन है या बीफ आप लोग लेते हैं, तो जो छोटे क्यूब साइज होते हैं उसके जो वो नॉर्मली हम कहते हैं उसको 1 आउंस है, वो 3 जो होते हैं ना वो 1 सर्विंग बन जाता है। तो अगर आपने दोपहर में चिकन की 1 बोटी खाई, एक नॉर्मल लेग एंड थाई लिया, और रात में आपके पास जो है वो दाल की 1 कटोरी है, दोनों जगह 1-1 सर्विंग हो गई, तो 2 सर्विंग्स और लेस पर डे। फिश का भी यही है, साइज ऑफ माई पाम। तो जो भी किस्म का आप मीट खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, चने खा रहे हैं, तो जो पकी हुई दालें वगैरह हैं वो 1 कप पका हुआ, और अगर मीट है छोटे पीसेस हैं तो 3, और अगर बड़ा कोई कतले टाइप की चीज है, फिश है या चिकन ब्रेस्ट है, द साइज ऑफ योर पाम, ठीक है। तो ये सारी सर्विंग्स हो गई। आई होप आई कवर्ड एवरीथिंग। और हर्षा भट्ट का कुछ सवाल। मैं पूछना चाहती थी कि ये कैशियो से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो नहीं खाना चाहिए। कैशियो से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं खाएं उसे, लेकिन जिनको कोलेस्ट्रॉल नहीं है वो खा सकते हैं। अच्छा, ओके। ये जो लिखे नट्स, सीड्स एंड ड्राई बीन्स 4-5 सर्विंग्स पर वीक, मैंने कहा 6 वीक्स पर वीक तक ले जाइए, रोज 1 खा लीजिए आप इसको। ठीक है, थैंक यू। आई नो, इन लोग ये हमने डैश डाइट मैंने एग्जैक्टली गाइडलाइन से कॉपी की है। वो लोग कहते हैं 4-5 सर्विंग्स पर वीक है, मगर आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि अगर आप रोज आधी कटोरी खा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। सॉल्टेड नहीं होना चाहिए बस। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, थैंक यू बसंत जी। हम मूव होते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिजिकल एक्टिविटी की मैं बात करना चाह रही थी, दैट्स व्हाई आई टुक ऑल द क्वेश्चंस कि अगर आप लोगों के सवाल जवाब हो कुछ खाने पीने से रिलेटेड। फिजिकल एक्टिविटी का वही बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस दे एग्रीड ऑन टू द सेम पॉइंट कि भाई हफ्ते में 150 मिनट की मॉडरेट टू हाई स्ट्रीनियस लेवल एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो वो क्या है, आप अपने टॉलरेंस के हिसाब से, अपनी सेहत के हिसाब से देख लें। अगर आप तेज वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, नॉर्मल वॉक करते हैं, कुछ लोग रनिंग कर सकते हैं, कुछ जॉगिंग कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज, continuous rhythmic movement of large muscles for minimum of 10 minutes, ये है डेफिनेशन एरोबिक एक्सरसाइज की। आपने करनी है 150 मिनट पर वीक, यानी 7 दिन होते हैं हफ्ते में। अगर हम रोज 20-22 मिनट करेंगे तो 150 मिनट हो जाएंगे। किसी को रोज बाहर जाना पसंद नहीं है, कनाडा में रहते हैं, मौसम ऊपर नीचे होता है, तो हम क्या करेंगे, हम 30 मिनट 5 दफा वॉक कर लेंगे। जो आप लोगों को सूट करे, घर के अंदर वॉक करें, बाहर वॉक करें, बट प्लीज रिमेंबर continuous rhythmic movement of your large muscles for at least 10 minutes.
ये करेंगे तो वो क्वालिफाई करेगी कि फिजिकल एक्टिविटी है। घर के सारे काम करने से फिजिकल एक्टिविटी के ये गोल अचीव नहीं होता। हाँ, मैं डेफिनेटली आपको मैं बोलूंगी, मैं आपको वो वाला बैच जरूर दूंगी कि यस यू आर अ वेरी एक्टिव पर्सन, आप 10,000 स्टेप्स कवर करते हैं एक दिन में, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन को हेल्प कर रही है वो ये वाली है। और दूसरा ये है कि कुछ लोग जो हैं वो वेट रेजिस्टेंस भी करते हैं, जिसको कि रिकमेंडेड है हफ्ते में सिर्फ 2 दफा कोई भी वेट रेजिस्टेंस अपने बॉडी वेट्स के साथ करें, वेट्स उठाकर करें, जो आपको सूट करता है। और हमेशा अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें कि आपकी अगर कोई लिमिटेशंस हैं, जैसे कुछ लोगों को लंग्स का प्रॉब्लम होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, तो ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी एंड डिस्कस दैट विद योर फैमिली डॉक्टर इफ यू हैव एनी लिमिटेशंस। मेडिकेशंस पे हमने बहुत अच्छी एक हमें तो एग्जांपल उस्मा ने बहुत अच्छी शेयर करी, सो थैंक्स उस्मा फॉर शेयरिंग हर पर्सनल एग्जांपल विद अस। लेकिन जो बेसिक गाइडलाइंस है मेडिकेशंस की वो यही है, और विद द फोकस ऑफ ब्लड प्रेशर के हमें जब हम अपने डाइट और एक्सरसाइज से कोशिश करते हैं क्रॉनिक कंडीशंस को मैनेज करने की, एंड समटाइम्स वी आर नॉट सक्सेसफुल, तो मेडिकेशंस ऑलवेज कम एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर। डायबिटीज एक वाहिद क्रॉनिक कंडीशन है जहां पे डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशंस आर काइंड ऑफ इक्वली इंपॉर्टेंट। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में मेडिकेशन टेक्स द मोस्ट ऑफ द प्रिविलेज, क्योंकि मेडिकेशन मेक मोर इफेक्टिव चेंजेस देन योर डाइट एंड लाइफस्टाइल। आपको अगर नहीं ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ रहा और आप कह रही हैं मुझसे आके कि जैसे जैसे आपने मुझे बताया था मैं तो ऑलरेडी ये करते हैं, हमारे घर में तो कोई नमक की चीज नहीं आती, हम तो कोई कैन की चीज यूज नहीं करते, हम तो राजमा भी घर में उबाल कर खाते हैं, हम तो वो भी कैन का यूज नहीं करते। आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो ये अंदर का प्रॉब्लम है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और इसको ट्रीट करने के लिए हमें दवाइयां देनी पड़ेंगी, यानी थेराप्यूटिक मेजर्स करने पड़ेंगे। कुछ लोगों को एक से ज्यादा टैबलेट की जरूरत होती है, एक से ज्यादा टाइप की मेडिकेशन की जरूरत होती है टू कीप योर ब्लड प्रेशर इन अ हेल्दी रेंज। जैसे दवा प्रेस्क्राइब की जाए उसको वैसे ही लीजिए, सेम टाइम पे लीजिए, और अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से जरूर डिस्कस कीजिए। जब ब्लड प्रेशर को हम ट्रीट कर रहे होते हैं तो समटाइम इट टेक्स टाइम। कभी कभी ऐसा भी होगा, आप लोगों की लाइफ में एक्सपीरियंस होगा, आपने खुद अपने लिए या अपने फ्रेंड फैमिली में देखा होगा कि एक दवा स्टार्ट करी नहीं चली, दूसरी स्टार्ट करी, फिर तीसरी स्टार्ट करी, क्योंकि हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और हर दवा का अपना एक एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन जिसको हम कहते हैं, तो उसको हमें मैच करना होता है हमारी बॉडी की नीड्स के हिसाब से। तो डॉक्टर, पेशेंट एंड द फार्मासिस्ट और द मेडिकेशन, ये तीनों मिलके हमें रखना होता है, बिल्कुल जिस तरह पजल की तरह से 2 टुकड़ों को जोड़ना होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से आपकी नीड्स के मुताबिक दवा को एडजस्ट करना होता है। सो लेट द डॉक्टर डू देयर जॉब। बेस्ट यही होता है कि उनको फॉलो करें, उनके प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करें, एडवाइस को फॉलो करें। कुछ और चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ये सारे ऑलरेडी जानते हैं कि नॉन स्मोकर, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और दे आर ऑलवेज एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, इसलिए स्मोकिंग बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। अल्कोहल इनटेक लिमिटेड होना चाहिए। जो ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, अगेन दे आर पुटिंग देमसेल्व्स एट अ हाई रिस्क ऑफ अगेन डेवलपिंग हाइपरटेंशन। इसलिए अल्कोहल अगर लेनी है तो फॉर मेन not more than 2 standard drinks per day, or women 1 to 2 drinks per day but not more than 10 standard drinks per week। तो 2 से ज्यादा तो उन्हें भी नहीं पीनी है, लेकिन रोज नहीं पी सकते हैं। और अल्कोहल के जो सर्विंग्स हैं स्टैंडर्ड ड्रिंक के, वो वही है कि जी वाइन होगी तो आप जो है वो मैक्सिमम 5% होती है उसके अंदर, तो आप उसकी सिर्फ एक सर्विंग जो उसका स्टैंडर्ड ड्रिंक है वो ले सकते हैं। और अभी इसका बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया है, पर बियर, वाइन या हार्ड लिकर, उसकी स्टैंडर्ड ड्रिंक्स के लिए जो सोर्सेज हैं, आई कैन डेफिनेटली शेयर दैट विद यू। रिड्यूस एंड मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो डेफिनेटली नॉट समथिंग इन आवर कंट्रोल, मगर वी ट्राई टू डू एज मच एज वी कैन। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, पॉजिटिव अप्रोच, स्टेइंग फोकस फॉर योर हेल्दी, बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसकी, लेकिन स्ट्रेस अगर ज्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर के चांसेस ज्यादा हैं। अल्कोहल जरूरत से ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर के चांसेस हैं।
स्मोकिंग करेंगे और ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा चांसेस हैं ब्लड प्रेशर के। तो इसलिए ये तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जो कंट्रोल कर सकते हैं वो जरूर कीजिए, जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं देन सीक हेल्प फॉर दैट। एंड दीज आर माय रेफरेंसेस। एनी मोर क्वेश्चंस? बहुत से लोग जो है वो रेड वाइन को एक्सक्यूज बनाते हैं कि वो हार्ट के लिए अच्छा है, जैसे वो कहते हैं डार्क चॉकलेट भी अच्छी है। रेड वाइन का बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है उस्मा। इवन दो 5-7 साल पहले तक भी डॉक्टर्स भी बहुत इनकरेज कर रहे थे, पर अभी रिसेंटली इन द 5-6 years जो नई एविडेंस आ रहा है हमारे सामने, वो एक्चुअली इट्स नॉट इवन सपोर्टिंग वाइन दैट मच। मैंने कुछ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से भी डिस्कस किया था, कुछ तो बहुत ही अगेंस्ट है। उनका तो कहना है कि ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, वेरी वीक एविडेंस, पर हमने पता नहीं कि उसको हाइप कर दिया। बॉटम लाइन यही है कि रेड वाइन इट्स नॉट अ सेवियर। पसंद है पीजिए, पर अगेन नो मोर देन 2 स्टैंडर्ड सर्विंग्स ऑफ वाइन पर डे। और रेड वाइन है थोड़ी क्वांटिटी में पीजिए, हमने अल्कोहल का तो कहा भी नहीं है कि कंप्लीटली स्टॉप, लिमिटेड क्वांटिटी में बोला है। लेकिन जो एविडेंस है इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है या जो है वो उससे कोई बेनिफिट्स हो रहे हैं आपकी बॉडी को। it has not been I would not say कि strong evidence available है। रिंतु आपका क्वेश्चन? हाँ बोलो, क्या कह रही हो? लोगों ने बहाना बनाना होता है ना। हाँ, ये बात में मुझे याद आया, जो एक बार मैं गई, इंडिया जा रही थी, नहीं इंडिया में आ रही थी, तो कोई पंजाबी बच्चों ने, सॉरी आई एम मेंशनिंग पंजाबी बिकॉज दे वर पंजाबी, टॉकिंग इन पंजाबी, आई कुड अंडरस्टैंड, बोल रहे हैं जो रेड वाइन बड़ा अच्छा है हार्ट के लिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, फिर जब दे रहे हैं क्यों ना लूं, तो मैंने भी पिया। पी के स्टिल में इतना दर्द हुआ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज टेकिंग वाइन और अल्कोहलिक ड्रिंक। मुझे इतना डर लग गया, मैंने कहा अरे ये तो सिर चकरा रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। I left wine there and there. No, this is not good for my health. You see, we are the decider of what we should take and not take. I'm a diabetic. For sure. I'm diabetic. Now I don't take sweets. I used to take. That was dream. Now it is reality. I can't take. Sorry. For sure. No, that's a very good way of saying this, that it's all in your hands. You need to control it. It's your health. वाइन अच्छी है नहीं अच्छी है, हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से बेहतर यही है कि अगर मॉडरेशन में लेनी है। गीता आंटी के साथ ज्यादा हो गया, उनके सर पे हिट हुआ, दर्द हुआ उनको उसकी वजह से। कुछ लोग कैन टॉलरेट, मगर स्टिल देयर इज नो परमिशन टू गो क्रेजी ऑन इट, एनी टाइप ऑफ अल्कोहल। No, it cannot cure your heart disease. Otherwise, doctors would have prescribed. That is the problem, Gita aunty, क्योंकि doctors has been prescribing red wine, some of the doctors for heart health, मगर वही बात है कि जब आप इसको further dig in करते हैं तो इतने evidences नहीं है, इसीलिए just listen to your body. बसंत शौरी, और उससे पहले रिंतु आपने भी हाथ खड़ा किया था। Did I answer your question already? नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं था। okay. मैं अब छोटा सा एक क्वेश्चन है कि आपने जैसे बोला कि हम 10,000 स्टेप्स करते हैं, तो वो ब्रिस्क, मतलब अगर हम ब्रिस्क वॉक भी करते हैं तो वो भी उसमें काउंट नहीं होता कि हम जो फिजिकल एक्सरसाइज में नहीं काउंट होता, फिजिकल एक्सरसाइज? नहीं बिल्कुल होता है। 10,000 स्टेप्स विदाउट एरोबिक एक्सरसाइज, वो मैं फोकस कर रही थी कि अक्सर लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं, कि पूरा दिन ऊपर से नीचे काम करते रहते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे पास जो आते हैं कि उनकी जॉब नेचर ऐसी होती है कि दे हैव बीन स्टैंडिंग ऑल डे, बट नॉट नेसेसरली कि उनके 10,000 स्टेप्स आइडेंटिफाइज some form of aerobic exercise which is the continuous movement. हाँ, आपके केस में ये मैं बोलूंगी कि 10,000 है ना, कोशिश करो उनमें से 3,000 ब्रिस्क वॉकिंग से आ जाए, बाकी 7,000 आप पे एक्टिव लाइफ स्टाइल है। जो लोग लाइक से, मैं फैक्ट्री में जॉब करती हूँ, पूरा दिन मैं वहां चलती रहती हूँ, मगर मैं नॉर्मल स्पीड पे चलती हूँ, खड़ी रहती हूँ, मेरे 10,000 स्टेप्स होते हैं, मैं स्टिल उनको रिकमेंड करूंगी कि कोशिश करो 15 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग कर लो, 12-13,000 स्टेप्स हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, बट यू गेट समथिंग फॉर योर क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन। दैट इज बसंत शौरी। अच्छा, डार्क चॉकलेट हेल्थ के लिए कैसा रहता है? अच्छा है, रोज खाए तो?
डार्क चॉकलेट इट्स अ बेटर ऑप्शन देन मिल्क चॉकलेट, क्योंकि डार्क चॉकलेट के अंदर जो कोको का परसेंटेज होता है वो 70 से 90 तक परसेंटेज के दरमियान अवेलेबल है मार्केट में, कहीं 60 भी है। तो डेफिनेटली जब कोको का परसेंटेज ज्यादा होगा तो चीनी का परसेंटेज कम होगा, तो जब मैं उसे खाऊंगी तो आई एम लिटरली ईटिंग कोको, दैट्स इट। तो ये है उसका बेनिफिट। तो इट्स द प्रोपोर्शन ऑफ द टू न्यूट्रिएंट्स इन दैट फूड। सॉरी बसंत अंकल, नाउ इट्स योर हाँ जी। क्वेश्चन। अभी 2-3 दिन पहले रिसेंटली WHO ने कहा कि कोई भी जो कहते हैं कि थोड़ी ले लो, कम ले लो, कहते नो, एक बूंद भी उतनी हार्मफुल है। इसलिए वो कहते कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। ये फैक्ट्री जो शराब बनाती है वो डॉक्टर्स को पैसे देती है कि आपको हो 1-2 पैक बड़े अच्छे हैं। तो WHO की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी। एक्सीलेंट अंकल, मैंने नहीं देखा वो, मगर आप डेफिनेटली देखना 3-4 हाँ दिन मैं पहले। जरूर देखूंगी, क्योंकि मुझे जब मैंने लास्ट आई थिंक 2 साल पहले जब हम लोग इंटरेक्ट करते थे, 3 साल पहले प्री कोविड, वहां मेरी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से बात हुई थी, तो उन्होंने तो बहुत स्ट्रिक्टली कहा था देयर इज नो एविडेंस फॉर ड्रिंकिंग वाइन। अच्छा, अभी क्या है कि डायबिटीज कनाडा नीड्स टू अपडेट देयर अल्कोहल गाइडलाइंस। तो हमारा जो है ना, हर साल नवंबर के अराउंड में गाइडलाइंस रिवाइज होती हैं। तो आई विल डेफिनेटली लुक इनटू द WHO इंस्ट्रक्शंस कि वो क्या है, और मैं डायबिटीज कनाडा का भी देखूंगी वो लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर WHO इतना कॉन्फिडेंस से एक रिकमेंडेशन ला रहा है तो आई एम प्रीटी श्योर कि हमारी सारी गाइडलाइंस रिवाइज हो जाएंगी। हाँ जी, अभी विद इन ए वीक, मतलब 3-4 दिन पहले की बात फॉर श्योर, नो दैट विल डेफिनेटली स्प्रेड, ऐसा हो नहीं सकता। और कभी कभी तो आपको पता ही होगा कि जो गाइडलाइंस होते हैं वो नवंबर का भी वेट नहीं करेंगे, दे कैन रिवाइज इन द मिडिल ऑफ द ईयर, और फिर वो उसको फाइनल जो होगा बाद में आएगा। तो हम सबके लिए यही बात है कि देखिए, नॉलेज इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे, एंड if there is evidence available, sometimes I don't know everything, but if we find out, we just need to find the proper source. WHO, World Health Organization, is a very good source. The only wait is when it is coming to our guidelines, ताकि हम सारे clinicians जो है सेम मैसेजिंग करें, सारे डॉक्टर्स सेम मैसेजिंग करें और आप लोग कंफ्यूज ना हो। और कई न्यूज़पेपर वालों ने हेडलाइन बनाई WHO की इस न्यूज़। परफेक्ट, या और मैं समटाइम्स इस पे तो कमेंट नहीं करती कि शराब बनाने वाली कंपनियां क्या कर रही हैं और वो डॉक्टर्स, क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि हमारे डॉक्टर्स दे फॉलो व्हाट दे बीन टोल्ड। अगर उनकी गाइडलाइंस चेंज होंगी तो आई होप कि वो चेंज होंगे। होना तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि हेल्थ के प्रोफेशनल्स के हाथ में इतने सारे लोगों की जिंदगी होती है। तो आई बिलीव इन दैट, एंड आई वुड होप कि सब इसी तरह से इसको सोचें। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, थैंक यू अंकल। अंबर, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ। जी जुब्दा। वो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने 10,000 स्टेप का बात की थी, तो मैं पहले कर लेती थी, लेकिन अब नहीं मैं कर सकती क्योंकि अब मुझसे नहीं होती। जी। तो दूसरी बात यह है कि वो मेरे हार्ट बीट तेज हो जाती है मेरी। तो ये ब्लड प्रेशर के लिए मैंने ये डार्क चॉकलेट भी सुनी थी कि ये डार्क चॉकलेट जो है वो अच्छी होती है, लेकिन मैं खा नहीं सकती। तो ये है कि ब्लड जो वॉक है ना, मेरी वॉक वैसे आजकल तो कम है, लेकिन मैं वॉक तकरीबन 6,000 तक कर लेती हूँ स्टेप। तो आई थिंक सो दैट इज इनफ। एब्सोल्युटली। देखें, कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। देखें, जो 10,000 स्टेप्स है ना, वो हेल्थ कनाडा की तरफ से आए हैं। वो कहते हैं कि एवरी हेल्दी इंडिविजुअल को इतना एक्टिव होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है कि जो बैठे रहते हैं मेरी तरह, मतलब 8 से 4 मैं बैठी हुई हूँ और ऐसे ही बोलती रहती हूँ क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है, राइट। कुछ लोग आप लोगों को पता है वो तो 12 घंटे बैठे रहते हैं क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है। तो हेल्थ कनाडा कहती है खड़े हो जाओ, मतलब मैं जॉब पे भी ना मुझे कहेंगे खड़े होके पाँव को थोड़ा हिलाते रहो ताकि बॉडी में सर्कुलेशन हो, मगर उससे मेरी कोई एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। सो 10,000 स्टेप्स एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ रिकमेंडेशन आई है। जो आपकी सिचुएशन है ना जुब्दा, जिसमें आप इतनी एक्टिव नहीं रह सकती, आप कोशिश करती हैं अपने हिसाब से, अपनी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। आपके लिए क्या जरूरी है? 150 मिनट पर वीक, ये आपके लिए जरूरी है। अब वो चाहे आप 20 मिनट रोज वॉक करें, 30 मिनट 5 दफा वॉक करें, ये टोटली आपके हाथ में।
अब आप कह रही है मेरे 6000 स्टेप होते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड कि जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप में हिम्मत है, आप घर के काम वाम करती हैं, 3000 स्टेप एक नॉर्मल रूटीन में औरतों के हो जाते हैं। एक मुनासिब जो हमारे घरों के काम होते हैं उनमें 3 से 4000 स्टेप हो जाते हैं, और अगर आप 20 मिनट की वॉक करती हैं वो 3000 स्टेप होते हैं। तो इट्स क्लियर, इट्स वेरी क्लियर, इट्स परफेक्टली फाइन, आपकी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक डार्क चॉकलेट का सवाल था, जो डार्क चॉकलेट की मुख्तलिफ लोग बात कर रहे थे, डार्क चॉकलेट ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता। डार्क चॉकलेट कोई फायदा नहीं कर रहा हमें। डार्क चॉकलेट इज अ बेटर ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन, कि भाई मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं मिल्क चॉकलेट खाऊं कि डार्क चॉकलेट खाऊं, तो मैं डेफिनेटली उनको बोलूंगी डार्क चॉकलेट खा लो तुम लोग। तो कोई डार्क चॉकलेट से इलाज नहीं हो रहा, आपको पसंद नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं डाइटिशियन हूँ, सारा वक्त यही बोलती रहती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है डार्क चॉकलेट, वो बहुत कड़वी लगती है, बहुत ज्यादा कड़वी लगती है। तो मैं कहती हूँ मैं चॉकलेट ही नहीं खाऊंगी, खाऊंगी तो मैं चॉकलेट खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। मुझे भी अच्छी नहीं लगती। मैं एक्चुअली बताना ये चाह रही हूँ कि 3 दिन पहले मैं बस वो फूड पॉइजनिंग हो गया था मुझे, तो मैं सारी रात हॉस्पिटल में रही। तो वो क्या कहते हैं, लेकिन ये था कि इतनी ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी मोशन और वॉमिटिंग की वजह से, लेकिन हॉस्पिटल में मेरा ब्लड प्रेशर जो था वो उस वक्त था 90 और 140। तो मुझे नहीं समझ आई कि मुझे वीकनेस भी फील नहीं हुई थी, हालांकि इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने पर भी ब्लड प्रेशर मेरा बिल्कुल डाउन हो जाता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ। तो क्योंकि ब्लड प्रेशर बॉडी के रिस्पांस के साथ होता है, बॉडी आपकी स्ट्रेस में थी, आई थिंक उसकी वजह से हाई हो गया। हाँ, आप मैं काफी डिहाइड्रेटेड भी स्ट्रेस में थी, थी। क्योंकि आप उल्टियां हाँ जी। कर रही थी, डिहाइड्रेशन भी हो गई थी। और देखिए यही एक बहुत अजीब और गरीब, आप कह सकते हैं, कुदरत का कानून है कि हम लोग पहले जब बीमार पड़ते थे हमारे डिफरेंट सिम्टम्स होते थे, अब हम बीमार पड़ते हैं हमारे डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही है। इसीलिए ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ये नहीं होगा कि अरे मेरे सर में दर्द होता था 10 साल पहले, मैं सो जाती थी, मैं ठीक हो जाती थी, अब मेरी उम्र बढ़ गई है, मेरे स्ट्रेस लेवल्स डिफरेंट हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है, अब जो मेरे सर में दर्द हो रहा है, यू नेवर नो, मेरा शायद ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है, या अल्लाह ना करे मुझे कोई और बीमारी है जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो what has been working 10 years before, it's not going to work now. Even what was working yesterday is not going to work today. तो इस कॉन्सेप्ट पे रहिए, and every day it could be a different thing for you. हम खुद लर्न कर रहे हैं अपने आप से रोज कहीं कुछ ना कुछ। ये तो है। थैंक यू वेरी मच अंबर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जुब्दा जी। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ यही जुब्दा की बात पे कि मेरी अम्मी को ऐसे ही मोशन लग गए थे, तो अब रात का टाइम था, तो अम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो गया, तो हमने उन्हें फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ काफी ज्यादा भी दे दी, लेकिन उनका ठीक नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही मेरे भाई की यही ज़हन में आया कि इन्हें नमकियात की जैसे कमी हो गई है ना, तो फिर उन्होंने ये नमक और लेमन वो मिक्स करके ना, जिस तरह नमकोल बनाते हैं, वो बना के घर में ही उन्हें दिया, तो उनसे फिर उनका ठीक हो गया। तो ये चीज बस उनके ज़हन में पता नहीं कैसे आ गई कि, तो वो ये बड़े लिए हमारे लिए बड़ी यह था कि अल्लाह मियां ने उनके दिमाग में ये कैसे डाल दिया, और उन्होंने ये पिया ही है तो उनका अम्मी का ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो गया। Because she must be dehydrated. जब भी आप लोगों में से किसी को मोशंस हो, डायरिया हो, प्लीज 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 पानी पीजिए, क्योंकि हम जब मोशन करते हैं या उल्टियां करते हैं, हमारे बॉडी के बहुत सारे जो नमकियात होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो जरूरत की चीजें होती हैं, वो जाया हो जाती हैं। तो उसको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई, मगर ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट थिंग कि आप उनको फौरन ले जाते हैं इमरजेंसी, क्योंकि दवाइयाँ वही ज्यादा, आप दवाइयाँ उन्हें खिला रही थी, लेकिन ओरिजिनल प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन थी उसका। तो वो तो चलो ठीक हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, बेस्ट तो यही है कि सीक मेडिकल एडवाइस राइट अवे। और डायरिया और मोशन का तो राइट अवे उसका यही है कि पानी पी लीजिए फौरन, कोशिश करें कि पानी का इंटेक बढ़ा दें। इवन तो बहुत मुश्किल होता है, पेट में दर्द होता है, लगता है पानी पियेंगे तो वो भी निकल जाएगा, बट ट्राई टू कंपनसेट द लॉसेस एज मच एज यू कैन। मैं तो बहुत कम पानी पीती हूँ, क्या करूँ पता ही नहीं चलता, ऐसे भूल जाती हूँ, या पूरे दिन में 1 या 2 ही गिलास। और भी इससे कारण आंख में भी ड्राइनेस हो गई है मुझे।
आप पानी का ना एक जग या बोतलें भर के जगह जगह रख लें और बस उसको पीते रहें। और अगर पानी का फ्लेवर पसंद नहीं है ना तो उसमें थोड़ा सा जैसे पुदीने के पत्ते, एक आधा लेमन काट के डाल दें। कुछ लोग फ्रोजन बेरीज डाल देते हैं उसके अंदर, तो उससे फ्लेवर आ जाता है। तो वो आप बस चलते फिरते पीते रहे। हम तो कनाडा में रहते हैं तो ठंडे पानी की भी कोई मुसीबत नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीती रहे। अक्सर हम सबसे गलती होती है। अच्छा, वो स्पोर्ट्स ड्रिंक आता है वो पी सकते हैं? कौन सी ड्रिंक? स्पोर्ट्स की आती है ना, जो स्पोर्ट्स के लिए पीते हैं ना बच्चे। अच्छा, स्पोर्ट्स ड्रिंक नहीं 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 नहीं, उसमें तो चीनी बहुत होती है। 35 ग्राम से 40 ग्राम के दरमियान शुगर होती है उसके अंदर। अगर आप जो कह रही हैं जो स्पोर्ट्स ड्रिंक और विटामिन वाटर वगैरह आते हैं, नहीं नहीं, पैसे खर्च करके पानी क्यों पी रही है भाई? लेक का पानी है, नलके का पानी पीना है। वो पैसे खर्च के वो विटामिन। और अब तो इतनी महंगाई हो गई है, वो वाला पानी भी $3.5 का हो गया है और उसमें मेरी चीनी है उसके अंदर। नहीं नहीं, मैं तो हमेशा आप लोगों को सस्ता नुस्खा बताती हूँ। पानी लें, 2 पुदीने के पत्ते डालें उसके अंदर, एक आधा लेमन डालें और बस उसको पीती रहे। वो खत्म हो जाए उसको फेंक दें, 2 और पुदीने के पत्ते डाल दें। क्या मजेदार होता है वो, वाकई बहुत अच्छा लगता है। आप कोशिश करें। और वैसे स्ट्रेटेजी है ये, हम सब भूल जाते हैं। क्योंकि मुझे तो कब एहसास होता है, अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है मुझे पानी पीना है, क्योंकि घरों में हीटिंग चल रही होती है, हला खुश्क हो जाता है आपका, तो फिर आपको एहसास होता है कि पानी पीना है। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस, हमें अपनी बॉडी को, मतलब वी शुड नॉट वेट फॉर आवर बॉडी टू टेल अस वाटर इज रिक्वायर्ड। हमें ना प्यास का वेट नहीं करना चाहिए, हमें पानी पी लेना चाहिए उससे पहले। तो आपकी बॉडी क्योंकि यूज टू हो गई है हर्षा, आप क्योंकि पानी पीती ही नहीं थी, मगर आप कोशिश करें कि छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं। जो 500 ml की बोतल होती है वो भर के 2-3 जगह पे रख दें और कोशिश करें आज मैं पूरे दिन में कम से कम 2 बोतलें खत्म करूंगी। और अगर आपको ग्रीन टी वगैरह पसंद है ना तो डीकैफिनेटेड ग्रीन टी लाके रख लें, लेमन जिंजर टी लाके रख लें। ये जो है ना, ये भी पानी ही को रिप्लेस करता है। जस्ट मेक श्योर इट्स डीकैफिनेटेड। कैमोमाइल टी हो गई। कैमोमाइल है। हाँ, कैमोमाइल जो है वो नॉन कैफिनेटेड है, बल्कि और रिलैक्सिंग चाय है। उसके अंदर 1 कप पानी डाला, टी बैग डाला, पी लिया, फिर उसमें दोबारा 1 कप और डाल दें। तो दैट इज ऑल्सो रिप्लेसेस योर वाटर इनटेक, अगर आपको सादा पानी पीना पसंद नहीं है तो। अभी तो सर्दी का मौसम है तो यू कैन डू दैट टू। मेरा क्वेश्चन है कहकशा, कमला जी कुछ कहना चाह रही है जी। अंबर जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमने जितनी बात की है वो सारी हाई बीपी के बारे में की है। तो लो बीपी अगर रहता है लगभग 104 नीचे का, 69 नीचे का और 104 ऊपर का, तो ये मतलब इससे भी बॉडी को बहुत वो रहता है, शेकिंग भी होती है या वीकनेस, एनर्जी लो सी होती है। इसका क्या करना चाहिए? दवाई तो उसके लिए होती नहीं। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कमला। और होता क्या है कि क्योंकि लो ब्लड प्रेशर का ताल्लुक डाइट और लाइफस्टाइल से नहीं है, इसलिए मैंने उसको फोकस नहीं किया अपनी प्रेजेंटेशन में। मगर लो ब्लड प्रेशर का मोस्टली ताल्लुक होता है हमारे बॉडी, मतलब इट्स अ फिजियोलॉजिकल रीजन इनसाइड योर बॉडी। तो उसका बेस्ट यही है कि डॉक्टर से बात करें। मेरी डेफिनेटली, क्योंकि थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट है इसकी, मेरी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग वहां पे नॉलेज नहीं है, लेकिन एक अगेन थोड़ा उसमें जो रिकमेंडेशंस में तो नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजीज है कि आपने जैसे उस टाइम पे अगर आपको लो फील हो रहा है, ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे जा रहा है, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगी कि अंडे के ऊपर नमक डाल के खा लो या ऐसा कुछ कर लो। लेकिन हाँ, कुछ हेल्दी स्नैक्स खा लें, कुछ नट्स खा लें, कैल्शियम और मैग्नीशियम का लेवल बॉडी के अंदर बैलेंस करने की कोशिश करें। और अगेन टॉक टू योर फैमिली डॉक्टर। मेरी डेफिनेटली इसमें, क्योंकि ये इसका रीजन खाना पीना नहीं है तो इसका इलाज भी खाना पीना नहीं है। इसका इलाज बेसिकली बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमें उसको एड्रेस करना है। इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। जी, जैसे कई बार होता है कि फैमिली में होता है कि टेंडेंसी होती है कि लो ब्लड प्रेशर लो रहता है। अब मेरे फादर का जो था वो लो वाली साइड में रहता था, मम्मी का ब्लड प्रेशर उनका हाई, उनको बीपी था, लेकिन फादर को उनका लो था, मेरा भी लो रहता है। अब बड़ी सिस्टर को हाई ब्लड प्रेशर है। हाँ, तो दैट्स योर नॉर्मल।
दैट्स Yeah. योर नॉर्मल। लेकिन आई थिंक आप फिर सिम्टम्स देखें, जैसे कमला के सवाल से ऐसा लग रहा है कि शी फील्स अनवेल हाँ जब उनका लो होता है, तो हाँ बहुत अच्छा डिस्कशन है। जो रिंतु के केस में क्या है कि लो इज हर नॉर्मल बिकॉज दैट्स हर जीन्स। मगर अगर लो से आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, यानी मैं एकदम डिजी हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, दैट इज बैड सिचुएशन। एंड नर्व्स को जैसे टस होती है या शेकिंग होती exactly. है। So then talk to your family doctor. Definitely it's not related to your food directly. तो मेरी कोई इसमें खास नॉलेज या रिकमेंडेशंस नहीं है, मगर आई वुड से कि अपना थोड़ा सा एनर्जी लेवल इस तरह से बढ़ाओ कि कुछ हेल्दी स्नैक्स ले लो और डॉक्टर से जरूर बात करो कि देखो मुझे इस तरह से होता है, मैं क्या करूं। देन डॉक्टर विल टेल यू कि क्या करना अभी चाहिए। वही करते हैं कि थोड़ा सा नमक डाल के कोई चीज पे ले लेते हैं, फ्रूट पे डालना या कैसे भी लिया, तो एनर्जी लेवल की चीजें लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मेरी बेटी को, मेरे जो ससुराल वाले हैं उन सबको लो है, तो मेरी बेटी का फिर हमने उसको हर वक्त यहाँ सर्दी लगती रहती है ना, तो उसका फिर आयरन लेवल काफी कम है। वैसे उसकी सेहत कोई और कारण हो सकता है, मतलब आयरन लेवल कम हो ना, उनका भी बीपी लो होता है। तो ये चीज है। और मैंने एक क्वेश्चन था कि ये जो हम चाय पीते हैं पत्ती और दूसरी कॉफी, इससे भी ब्लड प्रेशर तेज होता है? हाँ, कॉफी और चाय कैफीन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। बिल्कुल हाई होता है। हाँ जी जी बिल्कुल। तो लेकिन मैं तो सिर्फ 1 कप चाय पीती हूँ। हाँ, 1 कप चाय मतलब कैफीन से इम्पैक्ट होता है ब्लड प्रेशर पे। जो ज्यादा पिएगा उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा, जो कम पिएगा उसका कम इम्पैक्ट होगा। तो ये है तो रिलेशनशिप है इनका आपस में। वही लेमन जिंजर टी भी लेते रहते हैं, कैमोमिली भी वही लेते हैं, उससे फिर थोड़ा वो ये हो जाता है सही। लेकिन अक्सर होता है, जब भी होता है तो अक्सर होता है। 2 बार करना चाहिए वैसे चेक के, नहीं 1 बार ही काफी होता है। अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है तो 1 बार काफी है। अगर फ्लक्चुएट बहुत कर रहा है तो सुबह और शाम में ब्लड प्रेशर सेम टाइम पे चेक करें। अच्छा, 1 बार मतलब जब सुबह ही कर रहे हैं 1 बार, तभी दूसरे टाइम भी कर लीजिए। दूसरे टाइम मैंने कहा ना, अगर तब्दीली बहुत तेजी से आती है ना, फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है, तो दिन में 2 दफा चेक करें, सुबह और शाम। अगर एक तरह स्टेबल ब्लड प्रेशर है, कोई हाई लो नहीं होता इतना ज्यादा, तो रोज सुबह 10 बजे चेक कर लिया एक ही टाइम पे, लेकिन रोज एक ही टाइम पे रोज चेक किया। अगर रोज शाम में चेक करना चाहते हैं तो शाम में कर लीजिए। तो इस तरह के कंपैरिजन हो हमारे पास। जी अंबर, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। मैं अंबर आपसे बात पूछना चाह रही हूँ। हाँ जुब्दा। हाँ जी, कि ये मेरी सारी जिंदगी मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो रहा है। हाँ। तो इवन के मेरा बीपी इतना लो हो जाता था कि वो सिर्फ 40 और 60 रह जाता था और मेरा नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल बेकार हो जाता था। तो उस वक्त मुझे ये है कि नमक और चीनी वाला पानी बना के ना वो पिलाया करते थे। उससे ये है कि 5 मिनट में ब्लड प्रेशर मेरा बैलेंस हो जाता था। तो लेकिन अब ये कह लें कि कितने महीने, 7-8 महीने हो गए हैं कि जब मुझे ये ब्लड प्रेशर, हालांकि पहले कोई भी टेंशन होती थी तो बीपी मेरा लो हो जाता था, अब मेरा बीपी लो नहीं होता। या 7-8 महीने हो गए हैं कि ये मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना वो ऊपर को जाता है। ये नहीं मुझे समझ आती। नो, इट्स अ बॉडी चेंजेस। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जिस्म की। और वो जैसे मैंने पहले बोला था ना कि वी कैन नॉट जस्ट इग्नोर एनीथिंग। अब है तब्दीली है तो तब्दीली है। हम बड़े हो रहे हैं, बॉडी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। पहले डिफरेंट था, अब डिफरेंट है। बेसिकली आई रियली डोंट हैव एनी आंसर टू दैट, मगर गुड न्यूज यही है कि आप उसको एक्ट कर रही हैं अकॉर्डिंगली, आप उसको उसी तरह ट्रीट कर रही हैं जैसे वो रिक्वायर्ड है। नमक भी ज्यादा नहीं ना लेना चाहिए, फिर नमक भी मतलब ज्यादा लेना भी ठीक नहीं है, थोड़ा ही नमक तो बिल्कुल भी लेना ठीक नहीं है ज्यादा। लेकिन अभी जो लो ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट में तो मैंने किसी को नहीं बोला कि नमक लें। ये आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि टॉक टू योर फैमिली डॉक्टर। दर्शन मुत्ता जी का क्वेश्चन है, आई थिंक या तो गलती से आपका हैंड है या यू हैव अ क्वेश्चन। अनम्यूट करके सवाल कर लें अगर आपका कोई सवाल है तो। नो, आई थिंक सवाल। अंबर, मैं काफी देर से कहना चाह रही थी 1-2 बातें। एक तो जुब्दा इस वक्त जिस टाइम जोन में है वो यहाँ से बहुत डिफरेंट है। आधी रात को जागी हुई है
उसका भी वो जुब्दा फर्क यहाँ पड़ता नहीं है, कनाडा में नहीं है? नहीं है, ओह तो उसका भी फर्क पड़ता है आपके ब्लड प्रेशर पे, अगर आप लोगों के सोने के टाइमिंग्स ठीक नहीं है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। नहीं, मैं तो जब से आई हूँ ना, मेरा ये शेड्यूल इतना चेंज हो चुका है, मैं तो कभी सारी रात जागी नहीं हूँ, लेकिन ये जब से यहाँ आई हूँ, मेरा कह लो कि मुझे बच्चे इतने शदाई हुए हैं कि अब ना सोते हैं ना सोने देते हैं मुझे। बस लेकिन ऐसे ही चल आपका रहा है। वजन तो नहीं बढ़ गया? वजन बढ़ा है तो उससे भी हो जाता है ना। नहीं, वजन नहीं बढ़ा, बल्कि सब लोग देख के कह रहे हैं तुम इतनी वीक क्यों हो गई हो। अभी मेरा वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। बल्कि हम लोग जब याद है, मैं हमेशा मैनेजमेंट की वो बनाती हूँ ट्रायंगल, तो मेरी एक कलीग है, वो हमेशा कहती हैं कि वी शुड ऐड स्लीप एज अ 4th पिलर फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन। किसी भी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन के अंदर ये अगर हमारी स्लीप अच्छी होगी ना, इट विल आल्सो हेल्प इन द मैनेजमेंट। नींद अगर पूरी ना हो, स्ट्रेस ज्यादा हो या स्ट्रेस ना भी हो, अभी जुब्दा के केस में स्ट्रेस नहीं है, एक्साइटमेंट में वो नहीं सो रही है, लेकिन बॉडी रिक्वायर्स स्लीप एंड रेस्ट। तो वो अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि प्रेडिक्ट नहीं कर रही मैं, लेकिन पॉसिबल हो सकता है कि यू जस्ट बीइंग सो स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि सॉरी एक्सर्टेड है बहुत ज्यादा ना सोने की वजह से। अंबर, आपका जो मैं आपका नाम देख रही हूँ ना, अंबर खालिद RD, इसको थोड़ा सा आप ठीक करके ना DR आप शुरू में लेके आए, क्योंकि अब आप डॉक्टर हो चुकी हैं हमारे लिए। और होए जी नहीं, मैं पता है मैं सच्ची में करने वाली थी। हमारे लिए आप डॉक्टर अंबर खालिद थे। हम जो टॉपिक है उसके अलावा भी बहुत कुछ आपसे पूछते रहते हैं, और हर एक चीज का आपके पास जवाब होता है। जब मैं चैटिंग कर रही होती हूँ ना, तो मैं सिंपल ये लिख देती हूँ आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस, क्योंकि मैं क्या क्या कवर करूँ उसके अंदर। मैं हैरान हूँ कि देखिए इतने सारे आपने हमारे साथ सेशंस किए, लेकिन सबसे इंटरैक्टिव आपका जाता है। जो लोगों के सवाल नहीं खत्म होते, और आप भी इतने आराम से तसल्ली से वो जवाब दे रही होती हैं। थैंक यू सो मच अंबर, उसके लिए तो आप ही। अब हम लोग उस दिन, मैं बल्कि अपनी मैनेजर से, बॉनी उस्मा जानती हूँ, उनसे बात कर रही थी, सो वी डिड नॉट इवन रियलाइज कि इट्स ऑलमोस्ट एंडेड नाउ। तो मुझसे मेरी मैनेजर कह रही है फिर नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान है। मैंने कहा उस्मा से बात करेंगे, अभी तो मुझे नहीं पता। इट्स बीन सो सक्सेसफुल। मुझे खुशी है कि आप लोगों को अच्छा लगा, और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वी बेसिकली टॉक अबाउट एजुकेटिंग पीपल इन देयर ओन कंफर्ट जोन ना। तो और मुझे 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 पसंद है अपनी जॉब, लाइक मैं जो काम करती हूँ अपने पैशन से करती हूँ। तो मुझे भी होता है कि जो मेरे प्रोग्राम का गोल है वो मेरा गोल है, और मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग स्मार्टन वुमेन काउंसिल से जुड़े, थैंक्स टू उस्मा, और आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला हमें। तो लेट्स सी नेक्स्ट ईयर हम लोग का क्या प्लान बनता है। उस्मा से मैं बात करूंगी इस सिलसिले में। फिर एक बार डाइट के लिए आप करो ना कुछ प्रोग्राम की, कैसे खाए क्या खाए वो पूरा सेशन। तो हर्षा जी, मैं हमेशा सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे वो क्वेश्चंस भेजें जो आप चाहते हैं कि हम लेके आए, वो टॉपिक्स आप लेके आए। हम नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कहाँ कौन सा टॉपिक लाना है। एक मजे की बात बताती हूँ, इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन से कोई और एक प्रेजेंटेशन देना चाह रही है, और अंबर ने कहा नहीं मेरे बुक हैं, मैंने अपनी और मुझे इतनी अच्छी लगी वो बात। कहने का अंबर बता दिया आपको। हाँ, ये प्लान है। मुझे बहुत अच्छी लगी बात कि अंबर इतनी पैशनेट है अपने, जिस तरह उन्होंने प्लान किया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे की बात नहीं होती जो यहाँ आके हम करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, डिस्कशंस होती है, तो वो सारा कुछ। तो थैंक यू अंबर फॉर दैट वन। एक्चुअली वो भी आप लोग के खैर फायदे की चीज है, लेकिन मुझे यही हो रहा था कि इट्स सो लास्ट मिनट, और अब अजीब सा लगेगा, लेकिन पहले मैं जो उस्मा को थैंक यू करना था, क्योंकि उसने उस्मा को रिक्वेस्ट की और उस्मा ने कहा जो अंबर बोलेगी वो होगा, टॉक टू हर, विच इज वेरी रीजनेबल। के जाहिर सी बात है, ये जो एवरी 3rd वेडनेसडे का 1 घंटा है ना, ये मेरा है आप लोगों के साथ। आई फील लाइक आई ओन इट। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि मैं कुछ ऐसा सीख कर तैयार करके लाऊं कि मैं आप लोगों की नॉलेज बढ़ा सकूं उससे।
तो अब हम लोग बिल्कुल एंड पर हैं, और अभी बल्कि उससे थोड़े दिन पहले मैं और उस्मा डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट 3 सेशंस अब कुछ ऐसे करें कि आप लोगों को जो है हम मतलब हम चाहते हैं कि आप लोगों को नाउम्मीद ना करें, ये 1 घंटा आप लोगों के लिए बेस्ट हो जाए। तो मेरी उनसे बात हुई है, मैंने उन्हें पहले मना किया, एंड देन आई डोंट नो, हो सकता है वो शायद थोड़ी देर के लिए आए, तब ये बातचीत चल रही है। लेकिन यू गाइज आर हियर, उस्मा हमारे साथ है, हम बहुत लकी हैं कि हमारी पार्टनरशिप है आप लोग उस्मा के साथ। तो देखते हैं, अगर हो सकता है वो भी आ जाए, मैं भी आ जाऊँ, मिल बांट के कर लेंगे। कर लेंगे। नहीं, जी आप वीरेंद्र जी। हाँ जी, Humbert, very nice presentation. Thank you so Thank you, much. वीरेंद्र जी। And I just wanted to ask you कि अगर एक सेशन आप गट हेल्थ पर कर सकते हैं तो। हाँ, गट हेल्थ इज वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, गट हेल्थ पे हम बना सकते हैं। एज सच कोई बनी भी नहीं है प्रेजेंटेशन, लेकिन यूं अगर मैं वैसे ही टॉक करने पर आऊंगी तो वो तो आप लोगों को पता है मैं कर ही लूंगी। लेकिन आई थिंक कभी प्रेजेंटेशन होती है ना, तो उससे एटलीस्ट हमारे पास, मेरे पास एक ग्राउंड होता है ना कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हमें क्या करना है। तो अभी क्या है वीरेंद्र जी कि इस फरवरी और मार्च का हमारा ऑलमोस्ट फाइनल हुआ हुआ है कि हम क्या करेंगे। जब हम नेक्स्ट ईयर का प्लान करेंगे ना, तो उसमें डेफिनेटली वी विल इनकॉर्पोरेट दिस टॉपिक। इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। गट हेल्थ एंड मोबिलिटी, these are I think गट हेल्थ एंड ऑस्टियोपोरोसिस पे। ऑस्टियोपोरोसिस का सेपरेट रखेंगे, हाँ, गट हेल्थ का osteoporosis। सेपरेट। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस का डेफिनेटली करेंगे, और अगर मुझे मौका मिला ना तो हो सकता है हम किसी फिजियोथेरेपिस्ट को भी ले आएंगे फॉर सेफ एक्सरसाइजेस, हाँ। सिटिंग एक्सरसाइज, बोन स्ट्रेंथ, इस पे बात करें। क्योंकि हर दफा ऐसा नहीं होता कि मेरे पास सारे सवालों के जवाब होंगे। अगर एक एक्सपर्ट भी आ जाए तो व्हाट इज द हार्म, दे कैन Thank आल्सो you. टॉक अबाउट इट, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच वीरेंद्र। Thank you. thank you for your beautiful session. अंबर, Thank you. मेरा बहुत अच्छा रहा। एक थैंक यू जी, क्वेश्चन है थैंक यू। कि वजन कम करने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है? हाँ, Help, it हाँ, helps. क्योंकि Yeah. मेरा भाई 15 साल से ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा था। वैसे वो सारी उम्र यानी कि स्लिम बच्चा था ना, बहुत पतला था। फिर जब हो गया 30 का, फिर वो मोटा होना शुरू हो गया ना, थोड़ा यानी इतना मोटा नहीं, यानी नॉर्मल सा जिसे हम कहते हैं, हेल्दी हो गया। तो उससे ब्लड प्रेशर तेज हो गया, क्योंकि हमारे खानदान में कई ऐसे यंग थे, मेरी फूफो के बेटे, तो उनकी डेथ हो गई ना ब्लड प्रेशर से, तो हम ज्यादा ही जरा परेशान हो गए, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल शुरू कर दिया। फिर ये था कि उन्होंने दवाई लेनी शुरू कर दी। फिर बाद में उन्होंने थोड़ा शुगर लेवल अब हुआ ना उनका 50 के बाद, 45 के बाद, फिर उन्होंने ऐसे शुरू किया कि अपनी डाइट कंट्रोल शुरू कर दी, तो बहुत स्लिम हो गए। उससे सारा ब्लड प्रेशर जो था बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब वो 4-5 साल से दवाई नहीं खा रहे, यानी 15-20 साल ब्लड प्रेशर की दवाई खाई, अब बिल्कुल कोई दवाई नहीं खा रहे क्योंकि स्लिम हो गए। लेकिन फिर भी उनसे कहें कि वो मॉनिटरिंग करते रहें, डॉक्टर से भी करते बात रहते हैं। करते रहें। हाँ, डेफिनेटली वेट लॉस से बहुत फायदा होता है। बसंत जी, आप कुछ कह रहे थे, फिर एकदम आवाज आपकी शायद गायब हो गई थी। हाँ जी, मैं आपका थैंक्स कर रहा था। इट्स सो नाइस ओह, ऑफ यू। नो वी आर प्रॉब्लम, ग्रेटफुल टू यू, आप हमें अपडेट कर देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। और मैं जो लास्ट एंड करना चाह रही थी बरिंदर की बात सुनकर के, अभी हो सकता है आप लोगों के दिमाग में कोई टॉपिक ना आ रहा हो, लेकिन हमारे पास ऑलवेज, यू गाइस नो के उज़मा जो है वो ईमेल पर आप लोगों से कॉरेस्पॉन्डिंग करती रहती हैं, तो सेंड हर टॉपिक्स। तो जब मैं और उज़मा हम लोग अपने फ्यूचर प्लानिंग की कोई मीटिंग करेंगे फॉर अवर सेशंस, तो वो फिर सारे टॉपिक्स एक साथ को ले आएगी मेरे पास, और फिर मुझे प्रेजेंटेशन बनानी होगी या फिर हमें गेस्ट स्पीकर्स इकट्ठे करने होंगे। तो ट्राई टू सेंड हर एज सून एज पॉसिबल, और जब याद आए आप उसे भेज दें, फिर मैं और उज़मा मिलकर हम कंपाइल कर लेंगे सीक्वेंस। तो आज हमें 2-3 टॉपिक्स तो बहुत अच्छे मिल गए, बट वी विल कंटिन्यू वर्किंग ऑन द लिस्ट। ठीक है, ठीक है। विटामिन डी पे करें ना, वो बहुत लोगों को पता नहीं है, तो उस पर भी विटामिन डी जो न्यू मोस्टली कमर आ रहे हैं ज्यादा, उनको डिप्रेशन वालों को। ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी और कैल्शियम, ये मोस्ट लाइकली एक ही प्रेजेंटेशन में आएगा। और अगर मुझे लगेगा कि ज्यादा है बात करने को, तो मे बी हम उसको 2 उसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। B12 का करें प्लीज, B12 का करें कि उससे हम साइल हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम कम होता है तो इसकी इफेक्ट होती है कुछ? बहुत स्लाइट होते हैं, बिकॉज मैग्नीशियम वर्क्स एज अ कोफैक्टर इनसाइड द बॉडी। एक मिनरल होता है ये। अक्सर लोगों को टांग में झटका आना या स्पैज्म होना, उसमें कहते हैं कि लो मैग्नीशियम कुड बी द रीजन।
बट क्योंकि अगेन मेरे बहुत सॉलिड हाँ नहीं है। पाँव में बस इतना दर्द रहता है ना पाँव में। हाँ, तो इट कुड बी सेवरल रीजंस फॉर योर पाँव का दर्द, मगर मैग्नीशियम में वो वाला दर्द आता है जो एकदम मसल खिंच जाता है ना, कि हाँ हाँ वो वाला प्रॉब्लम जो है ना वो रिलेटेड टू लो सोडियम, लो मैग्नीशियम लेवल है। मगर अगर कोई भी मल्टीविटामिन आप एक दिन में ले रहे हैं और उसमें अंदाजन 160 मिलीग्राम तक होता है मैग्नीशियम, दैट शुड बी ओके फॉर 1 डे रिक्वायरमेंट। तो लो मैग्नीशियम कॉमन नहीं है इतना। यस सुषमा जी। अंबर, मेरा अपना एक मैंने ये डिस्कवर किया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उसमें बहुत क्रैम्प्स पड़ते थे कि मैं रात को सोने से पहले, अगेन हर एक का अपना बॉडी का है, मैं रात को सोने से पहले जब केला खाती थी और पाकिस्तान में मिलता था CAC 1000, वो कैल्शियम और विटामिन C था। हाँ 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 और इसमें बिल्कुल मैं थोड़ा सा नमक डालती थी, एक चुटकी से भी कम ना, तो मुझे उस रात क्रैम्प्स नहीं होते थे। हाँ, क्योंकि बनाना में पोटेशियम होता है एंड आई हाँ, नो इट हाँ, हैज हाँ। मैग्नीशियम एज वेल। और अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि पोटेशियम और मैग्नीशियम हेल्प यू टू स्लीप वेल। तो होता क्या है कि प्रेगनेंसी में हम समटाइम्स आराम से सो भी नहीं पा रहे होते, जब नींद अच्छी नहीं होती, टांग भी खिंच रही है, जिस्म तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेस से गुजर रहा है एज अ प्रेग्नेंट वुमन। तो टोटली इट मेक सेंस उस्मा, और आई नो कि हर बॉडी डिफरेंट होती है, लेकिन दैट एक्स्ट्रा डोजिंग ऑफ ऑल द मिनरल्स जो वो रात में लेती थी, चाहे वो बनाना की सूरत में पोटेशियम था, मैग्नीशियम था, विटामिन C कैल्शियम की सूरत में इसको और मिल रहे थे विटामिन एंड मिनरल्स, और थोड़ा सा ये सोडियम नमक के नाम पे डाल के जब ये सोती होगी तो डेफिनेटली शी फील्स ग्रेट, नींद भी अच्छी आती होगी और मसल्स भी नहीं खिंचते होंगे। तो दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल। मन अगेन ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज जस्ट एन स्ट्रैटेजी जो उसके लिए काम करती थी। अगर आप लोगों में से किसी को मसल्स या पैरों में दर्द है, पहले डॉक्टर को दिखाइए, उसका कारण मालूम कीजिए, रीजन मालूम कीजिए, वजह मालूम करें और फिर उस पे करें। और मैग्नीशियम की दवा ऐसे ही स्टार्ट नहीं करनी, मैग्नीशियम का हम टेस्ट भी करा सकते हैं, ब्लड वर्क में वी कैन फाइंड आउट कि मैग्नीशियम लेवल्स लो हैं भी कि नहीं है। तो जब तक ये सारे चीजें चेक मार्क ना हो, कोई जरूरत नहीं है कि हम एकदम से मल्टीविटामिन से स्टार्ट कर दें सारे। असल में मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो हैंडफुल विटामिन खाते हैं, ठीक है, और वो शॉपर्स ट्रक गए, वॉलमार्ट गए, उस सेक्शन में गए तो लगा ओके बायोटिन, ओके ये तो नेल्स, हाँ मेरे नेल्स टूट रहे, ब्रिटल हो रहे हैं बाल, ये भी खरीद लो। फिर किसी ने कहा कि B12 जो है वो बहुत जरूरी है, वो भी खरीद लो, फलाना। मैं हैरान होती हूँ इतनी ज्यादा विटामिन वो खा रहे हैं। या और फिर कॉस्ट को गए तो वहां से सेंट्रम का वो भी उठा लिया कि अरे ये तो बेस्ट है, क्योंकि ये तो पता नहीं $40 में 1000 गोलियां 300 गोलियां आ रही है, तो बस ये तो सस्ता भी मिल रहा है तो ये भी खा लेते हैं, नुकसान क्या होगा। फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं बोलूंगी यहाँ कोई नुकसान नहीं है, जो एक्स्ट्रा विटामिन है वो तो आपकी पी में निकल जाएगा, इट्स फाइन। मगर जरूर नहीं है तो नहीं, जरूरी तो नहीं है ना, खाओ। इससे बेहतर है फॉलो द कलरफुल प्लेट, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, वही पैसे वहां खर्च करें कि अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा हो, ग्रेन्स हो, नट्स हो आपकी डाइट में, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो इट्स ऑलरेडी 5:36, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो बहुत शुक्रिया। अंबर, मैं एक बात